अब कितने लोग एक्चुअली मेंस दे रहे हैं? आप में से अपनी क्लास स्टार्ट हो गई क्या? हो गई? नहीं नहीं, कर दो कर दो, स्टार्ट कर दो। चलिए, हाँ तो अभी पेपर डिस्कशन तो कर लेंगे। पेपर को देखकर आपने, अच्छा पहले तो ये बताओ आप में से कौन कौन दे रहा है अभी मेंस? मेंस दे रहे हो? प्री क्लियर्ड है? आप भी दे रहे हो? आप भी दे रहे हो, चलो। क्या है आपका ऑप्शनल? आपका ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री। अच्छा चलो, ऑप्शनल तो अच्छा तैयार है। जीएस की तैयारी या नहीं है अभी तक? हो रहा है, चलो अच्छी बात है। ऑप्शनल पे अच्छा फोकस करें, जीएस की तैयारी अच्छी रखें। और जीएस में कई जनरल वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने ये देखा होगा पेपर ज्योग्राफी का, इसमें से कुछ क्वेश्चंस भले आपने पहले नहीं भी पढ़े हो तो भी उसका एक जनरल आंसर आप लिख सकते हो। जैसे फ्लडिंग प्रॉब्लम मेट्रो सिटीज में, वो हम देख ही रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, और उसका रीजन भी हमें पता है, जयपुर में भी हम देखते ही हैं। तो कुछ चीजें बहुत जनरल होती है, उनका जनरलाइज आंसर लिखा जा सकता है। सिर्फ बेटर तब होता है जब हम थोड़े से डेटा वगैरह दे दें, फिगर्स दे दें, ये सब लिख दें। आपने अगर लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन पेपर देखा हो ये वाला, तो ये कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस में से सीधा उठाया गया। जैसे आप ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया था, ये सेकंड क्वेश्चन भी 2015 में आया था, 2014 में आया था, ये 2014, 14, 14, ये 16। तो इस तरह से सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए गए थे इस बार, ताकि आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस हो। क्या ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे? दे आर नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड, बट वेयर, कहां से ये क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं, कहां से उठाकर इनको दिया जा रहा है, जिस भी ईयर में दिया गया है। तो आप ओवरऑल देखें तो जो करंट में सिनेरियो चल रहा होता है उसमें से चीजें उठा के आपको दी जाती। तो आपको इस साल अगर मेंस देना है तो आपकी करंट में जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो चीजों की आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप बताओ क्या सुनने में आ रहा है? बादल फट रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, और कहाँ हुआ? केरल में हुआ। तो आपको वो पता होना चाहिए कहाँ हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण है। क्लाउड बर्स्ट इन एरियाज में क्यों होता है, माउंटेन या हिली रीजन्स में क्यों होता है। दूसरी चीज क्या चल रही है अभी? फ्लडिंग दिल्ली में। तो ये जो अर्बन सिटीज में या मेट्रो सिटीज में जो फ्लडिंग प्रॉब्लम है, बाढ़ की समस्या है, ये क्यों उत्पन्न हो रही है, उसके क्या कारण है, क्या समाधान हो सकते हैं। तो जो चीज आपके करंट सिनेरियो में चल रही है वो आपको पता होनी चाहिए। और अभी सबसे बड़ी समस्या जल संकट, वाटर क्राइसिस, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है वाटर क्राइसिस। खासतौर पे मेट्रो सिटीज में पानी की इतनी कमी है कि 2-2 3-3 दिन में एक बार पानी आ रहा है नल का, और उसमें भी लोग जो है सरकारी टैंकर के लिए लाइन वाइन बना के और फिर वो उनको पानी मिल रहा है। तो बड़ी समस्याएं ये है, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। प्लस आपका इकोनॉमिक सर्वे जब आप देखते हो इंडिया का, उसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ चैप्टर्स होते हैं, और उसमें जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं ये थोड़ा सा बताना था। अभी पेपर डिस्कस करते हैं हम। ये तो आपका पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इससे आपको सिर्फ ओवरव्यू मिलता है कि कैसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक तो रिसोर्सेज से बेस्ड क्वेश्चन, संसाधनों से संबंधित प्रश्न, जैसे जल, वाटर से रिलेटेड हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो गया, सॉइल डिग्रेडेशन वगैरह, जो हमारे मेजर संसाधन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आता है, या आपके जियो फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको करंट में होने वाली सारी परिघटनाएं पता होनी चाहिए, भूकंप के रीसेंट एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्भव के रीसेंट एग्जाम्पल होने चाहिए, सुनामी का रीसेंट एग्जाम्पल होना चाहिए। तो ये आपके पास करंट डेटा होगा। तो अगर कोई पुराना वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता है तो उसमें आप एग्जाम्पल जो देंगे वो लेटेस्ट होना चाहिए। अब ये कहां से हमें पता चले कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा? आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, वैसे तो उसमें आ रही होंगी चीजें। फिर भी अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे तो अच्छे आर्टिकल्स कौन सी उसमें आते हैं, साइट पे कह लो, या फिर कौन रिलीज करता है, एक तो डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ के आर्टिकल्स बहुत फेमस है, ज्यादातर क्वेश्चंस कुछ उसमें से सीधे उठा के दिए जाते हैं। डाउन टू अर्थ हो गया, और एक लाइव मिंट, लाइव मिंट में भी आते हैं। डाउन टू अर्थ वाली साइट की खास बात यह है कि अभी ये हिंदी में भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे इसकी चीजें। डाउन टू अर्थ, आपने बस डाउन टू अर्थ टाइप किया, डाउन टू अर्थ में आप गए वेबसाइट में। अब आप देखो ऊपर सेक्शंस बने हुए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, वेस्ट, क्लाइमेट, एयर। अफ्रीका में हमें कोई लेना देना नहीं है, मेन, हालांकि बाद में पढ़ लेना टाइम मिले तो। मेन पॉइंट्स ये हैं, ये आपके रिसोर्सेज हैं जिनसे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप पिछले सालों में देखो, फ्रेश वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में भी आया था, और पहले भी आया था मीठे जल से संबंधित प्रश्न। तो अभी वाटर से रिलेटेड क्या न्यूज में चल रहा है, तो वाटर से रिलेटेड टॉप न्यूज यहाँ पे आ जाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
टेक सेंटर स्टेज इन तो बेंगलोर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात चल रही है क्योंकि बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस चल रहा है। उसके अलावा भी वाटर क्राइसिस बहुत सी जगह पे है। तो ये जो है ये टैंकर इकोनॉमी, मान लो ये आ जाए क्वेश्चन, टैंकर इकोनॉमी क्या होती है, यू शुड बी नोइंग टैंकर इकोनॉमी क्या है क्या नहीं है। तो डाउन टू अर्थ आपके हिंदी में भी अवेलेबल, यहाँ लिखा हुआ था हिंदी, यहाँ क्लिक करोगे इंग्लिश आ जाएगी, फिर हिंदी आ जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो मेन जो टर्म्स हैं, मेन जो न्यूज में चल रही है चीजें, उनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स तैयार कर लो ताकि जीएस में जब आए तो आपको दिक्कत ना आए। और अभी वाटर क्राइसिस सबसे बड़ी समस्या है। अब देखो भारत को 2027 तक करना पड़ सकता है 20 से 40 गीगावाट तक बिजली की कमी का सामना। अब ये आईईसीसी कह रहा है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी करंट में सिनेरियो होता है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी का एग्जाम बहुत डायनेमिक है, करंट बेस्ड होता है, जो भी आप पढ़ो करंट बेस्ड पढ़ो। तो आप जो तैयारी कर रहे हो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लिया आपने बहुत, अब आगे की तैयारी के लिए आपको नए नए आर्टिकल्स, नई नई चीजें जो चल रही है न्यूज में, उनके शॉर्ट पॉइंट्स आपके पास बने हुए होना चाहिए। समय की कमी है अगर, तो आप इनके सीधे प्रिंट आउट निकाल सकते हो और उसको रीड कर सकते हो। तो देखे बड़ी समस्या है, ऊर्जा से रिलेटेड ये है, स्वास्थ्य से रिलेटेड ये, गाजा में तेजी से पैर पसार रहा है हेपेटाइटिस है, ये तो हमारे इंडिया से रिलेटेड जो खास बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वैश्विक बाजार में अनाज, ये तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर से इसमें निकाल के देखें। तो डाउन टू अर्थ वेबसाइट को देखें, इसके अलावा लाइव मिंट के कुछ आपके जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। और थोड़े बहुत, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, जितना टाइम था उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत जो आर्टिकल्स हैं वो मैंने देख के और प्रिंट किए हैं और उसमें से आपको दे देंगे अभी आज। बाकी आप और देख लेना थोड़े बहुत और आर्टिकल्स वगैरह अच्छे। ये कुछ इंग्लिश में है, एक ही हिंदी में ट्रांसलेट हो पाए, वो भी गूगल ट्रांसलेट करना पड़ा। तो ये जल संकट, एक ही हिंदी मीडियम स्टूडेंट अपने भी है ना, तो ये जल संकट तो आप ले लो। बाकी एक इश्यू चल रहा है, एक्सपैंडिंग ग्लेशियल लेक्स इन द इंडियन हिमालयन रीजन्स। हिमालय में ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो बढ़ती जा रही है, उनका साइज, ये अभी रिसेंट में सामने आया है, GLOF। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, इस साल एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हिमनद से जो झील बनती है, ग्लेशियर के निकलते ही पानी के पिघलने से एक ग्लेशियर लेक बनती है, और लेक के बनने से जो पानी बनता है लेक के अंदर, वही पानी आगे रिवर्स वगैरह को मिलता है। और अभी सैटेलाइट डेटा में ये पाया गया कि ग्लेशियर लेक्स जो है उनकी साइज बढ़ती जा रही है। ये अभी देखो अगर सैटेलाइट डेटा, इसमें ये ग्लेशियर लेक थी, उसका साइज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है। अगर ग्लेशियर लेक्स का साइज बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हिमनद ज्यादा पिघल रहे, ज्यादा हिमनद पिघलेंगे तो उससे निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें बाढ़ की स्थिति बन जाएगी, एकदम से वाटर का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके सीधे आ सकती हैं। सुशील जी को बोलना कि जो मैम ने दिए थे ना फोटोकॉपी के, जो भी पीडीएफ दिए थे कल, उसके एक 2-4 कॉपी और दे दे, ये वाले ले जाओ भले, इनकी कॉपी दे दो, इनकी 2-4 कॉपियां ले आना। चलिए बाकी हाँ इंग्लिश में, हिंदी वालों को एक ही है, इनको दे दिया, पीडीएफ आपको दे दूंगी, ऑनलाइन आप चढ़ा देना। अभी हम जो पेपर था उसको डिस्कस कर लेते हैं। बस पेपर से आपको ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको अपडेट करना पड़ेगा जो करंट में चल रहा है वो चीज को। और आपका जो जीएस का पेपर होगा, कंबाइंड पेपर एक साथ, उसमें जो ज्योग्राफी की चीजें आएंगी वो क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चंस के आसपास आते हैं ज्योग्राफी के, वो करंट बेस्ड होंगे। अभी तक तो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से हो रहा था, अब जो दिए जाएंगे वो करंट बेस्ड होंगे। तो इस बार जीएस की तैयारी करके आओ तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन करंट बेस्ड करके आना। चलिए अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया, भारत में मीठे जल जो है उसके स्रोत काफी ज्यादा है, फ्रेश वाटर के, फिर भी भारत में समस्या है, जल का संकट उत्पन्न हो रहा है। इतने मीठे जल के स्रोत होने के बावजूद कैसे संकट उत्पन्न हो सकता है? तो सबसे पहली चीज तो भारत में वाटर रिजर्व्स कितना है, वर्ल्ड का 4%, 4% विश्व के जल संसाधन भारत में है, और भारत की जनसंख्या 18% है विश्व की जनसंख्या का। पहले हम लिखते थे इंडियन ज्योग्राफी में 17.5%, अब बढ़ गई है पॉपुलेशन, तो अब 18% के आसपास हो गई है। तो भारत की जनसंख्या इतनी है, और इतनी सारी बड़ी जनसंख्या पर केवल इतने से जल संसाधन, और हमारी भूमि तो इससे भी कम है, कितनी है, 2.4%।
तो इसी वजह से हमारे यहाँ पानी की समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है, सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या, ह्यूज पॉपुलेशन, और इसीलिए रिसोर्सेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। फ्रेश वाटर के सोर्सेज क्या क्या है? सबसे पहले आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आए, इसके दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। पहले तो आपको मीठे जल के स्रोत रिसोर्सेज के बारे में बताना है, फिर बताना है कि क्यों हम वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जल संकट से क्यों हम जूझ रहे हैं। तो जब आप वाटर के, फ्रेश वाटर के सोर्सेज बताओगे, उसमें आप बताओ सतही जल के क्या स्रोत हैं। तो सरफेस वाटर हमें मिलता है नदियों से, झीलों से और टैंक्स वगैरह जो है उनसे। फिर उसके अलावा हमें जल मिलता है वर्षा से। रेनफॉल का जो वाटर है, वाटर रिसीव होता है, उसका एक पर्टिकुलर डेटा आप याद कर ले, 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना वार्षिक वर्षा से हमें प्राप्त होता है जल। एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब है औसत वार्षिक वर्षा से प्राप्त होने वाले जल की संख्या ये है। ये डेटा आपके काम आ सकता है। भूमिगत जल, भूजल जिसको कहते हैं, ग्राउंड वाटर मतलब भूजल। भूजल हमारी जितनी भी जल की जो वो है, वाटर की डिमांड्स है, जल की मांग का 85% तो ग्रामीण क्षेत्र में और 50% शहरी क्षेत्रों में, और सिंचाई के लिए लगभग 60% के आसपास जो पानी मिलता है वो किससे प्राप्त होता है? ग्राउंड वाटर। इसीलिए तो बोरवेल वगैरह से निकाला जाता है सिंचाई वगैरह के लिए पानी। बोरवेल वगैरह या अंदर से, भूमि के अंदर से जो जल है वो बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है। जितना वापस से वो रिचार्ज नहीं हो रहा ग्राउंड वाटर टेबल, उतना तो हम निकाल रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से पानी की कमी होती जा रही। पानी की कमी जनसंख्या के कारण हो रही है और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो रही है। इसीलिए पर कैपिटा एनुअल वाटर जो है, मतलब प्रति व्यक्ति जो वार्षिक जल की उपलब्धता होती है, प्रति व्यक्ति वार्षिक जल की उपलब्धता, वो पहले 1816 क्यूबिक मीटर थी, जो अब कम हो चुकी है और कितनी हो गई है 2011 तक? 44 हो गई है, 1544 क्यूबिक मीटर 2011 तक। ये और भी कम हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण भी बढ़ रहा है, औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है। सब में पानी की जरूरत होती है। अब कारण जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। जिन बड़े बड़े जल साधनों की या जल स्रोतों की हम बात कर रहे हैं, ये सब पानी जो है सब जगह बराबर नहीं है। राजस्थान के रेगिस्तान में तो पानी बहुत कम मात्रा में है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि वर्षा का इतना जल प्राप्त होता है, ये अकेले कुछ सीमित राज्यों को प्राप्त होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और कुछ हिमालयन स्टेट्स को रिसीव हो रहा है और कुछ साउथ इंडिया के स्टेट्स को। बाकी स्टेट्स में तो पानी है ही नहीं, तो वर्षा का जल भी सब जगह बराबर प्राप्त नहीं हो रहा। तो ओवरऑल वाटर रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसलिए कुछ कुछ स्थानों पे तो पानी की कमी है, कुछ कुछ स्थानों पे वाटर अच्छा खासा अवेलेबल है। तो इस वजह से पानी की कमी है। फिर डिमांड बढ़ती जा रही है। किसकी वजह से जल की मांग बढ़ रही है? शहरीकरण, जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिकरण। इनकी वजह से जल की मांग बढ़ती जा रही है। मांग बढ़ रही है पर आपूर्ति, सप्लाई ज्यादा नहीं हो रही। सप्लाई तो जितनी पहले हो रही थी उतनी अभी हो रही है, इसीलिए पानी की बड़ी समस्या है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल जो है उसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। उपयोग क्या, आप ये कह लो दुरुपयोग कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पानी की कमी होती जा रही है। जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो निकाल रहे हैं। खास तौर पे पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य जिनमें ये जो है वाटर इंटेंस क्रॉप्स ग्रो की जाती है, चावल आदि में बहुत पानी चाहिए होता है, तो ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। और आपको पता है एक बार बहुत पहले इकोनॉमिक सर्वे में कॉन्सेप्ट आया था कि हम वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे एक्सपोर्ट करें? इनडायरेक्टली हम चावल उगा रहे हैं और वो चावल खा रहा है हमारा पानी, और पानी के खा रहा है तो इसका मतलब चावल का एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली आप अपना पानी का एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इसलिए पानी की कमी का एक कारण अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी है। क्या बोलते हैं? गैर संधारणीय, गैर धारणीय जो कृषि की जो प्रैक्टिसेस हैं या कृषि के जो तरीके हैं, इसकी वजह से भी समस्या बढ़ गई है। क्योंकि हम जल पर आधारित या जल पर टिकने वाली जो फसलें हैं उनका उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि चावल, उसका उत्पादन नहीं होना चाहिए। फिर जो बचा कुचा पानी अवेलेबल है उसका भी हम क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं उसको। पल्यूट कैसे हो रहा है वाटर? आप जो खेतों से पानी जा रहा है वो फर्टिलाइजर्स वाला है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑर्गेनिक पोल्यूशन हो रहा है। यूट्रोफिकेशन जिसे कहते हैं, शैवाल वगैरह ज्यादा उगने लगती है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है जल की, वो प्रॉब्लम हो रही है। प्लस इंडस्ट्रीज से
बिना ट्रीट किए, बिना फिल्टर किए पानी छोड़ दिया जा रहा है आसपास के जल स्रोतों में, जिसकी वजह से भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर क्लाइमेट चेंज एक बड़ी प्रॉब्लम है, जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा वगैरह भी कम हो रही है कुछ स्थानों पर, जिसकी वजह से भी जल संकट उत्पन्न हो गया है। पुअर वाटर मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पानी का जो प्रबंधन है, जल का प्रबंधन बहुत खराब है हमारे भारत में। वाटर कौन से उसमें आता है, स्टेट के उसमें आएगा आपके आइटम्स में, या फिर सेंटर के, किसके क्षेत्राधिकार में आता है जल? कॉन्करेंट, या वाटर जो है मेनली एज अ सब्जेक्ट, वाटर तो आता है स्टेट में, और इंटर स्टेट जो रिवर वाला डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उसका सोल्यूशन कौन करता है? सेंटर करता है। तो वाटर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी डिवाइडेड है। आपने स्टेट को दे दिया वाटर एज अ सब्जेक्ट, सेंटर उसके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहा है, तो वाटर का मैनेजमेंट जो बिखरा बिखरा है। और जैसे आप मान लो कोई नदी है, एक स्टेट से तो बहती नहीं है, नदी 2-3 स्टेट से बह रही है, तो अगर किसी नदी को बचाना है, पोल्यूशन से बचाना हो, चाहे उसके रिवर बेसिन को क्लीन करना हो, एक स्टेट तो कर नहीं सकता, सब स्टेट मिलके करेंगे तभी होगा। अब 2-3 स्टेट जो है वो आपस में कंट्रीब्यूट या फिर आपस में कोलैबोरेट करने की बजाय, सहयोग करने की बजाय, वो तो उस जल को लेकर लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उस नदी बेसिन का सुधार नहीं हो पाता, उसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाता। सब अपने स्टेट लेवल पे ही सोचते हैं, क्या करते हैं कि नहरें बना के हम तो अपने ही राज्य में रख लें उस पानी को फ्लो नहीं होने देते आगे, या फिर वाटर जो उसका मिसयूज कर लेते हैं पहले ही। तो इसलिए ये बड़ा प्रॉब्लम है, जल का प्रबंधन हमारे यहाँ ठीक नहीं है। फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि सब्सिडाइज वाटर सप्लाई होती है डोमेस्टिक यूज और इरिगेशन के लिए। पानी की बोतल भी देना मुझे ना, और इन लोगों को दे देना वो नोट्स। हाँ, तो सब्सिडी मिलती है घरेलू जो हम जल यूज करते हैं उसके लिए भी, और कृषि में जो सिंचाई के लिए जल यूज किया जाता है उसमें भी सब्सिडी मिलती है। और आपको पता है फ्री में मिली हुई चीज की हम कभी वैल्यू नहीं करते, तो इसलिए फ्री में तो नहीं, आप कह लो सस्ते में मिली हुई चीज की कीमत नहीं होती, इसलिए लोग जो है उसकी जल के वेस्टेज को बहुत बढ़ावा मिल रहा है सब्सिडाइज वाटर की वजह से। वेस्ट ज्यादा करते हैं और अच्छी तरह से एफिशिएंट यूज नहीं करते। आपको पता है कोई महंगी चीज होती है उसको बहुत थोड़ा थोड़ा यूज किया जाता है, अब जल इतना सस्ता कर दिया है कि उसको ढोल रहे हैं लोग, कारें धो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर मोस्ट ऑफ द वाटर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री हैज बीन डन पर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, मतलब राज्य अपने लेवल पे सोचता है, अपनी अपनी बाउंड्री में जो है उसकी देखरेख करने की सोचता है। ये नहीं सोचता कि बड़े स्तर पर नदी अगर जा रही है 2 राज्यों से तो दोनों राज्यों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए उसके सुधार के लिए। तो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट के रूप में नदियों को नहीं देखा जाता, मतलब एक जलीय इकाई के रूप में नदी को नहीं देखते। नदी को प्रशासनिक सीमाओं में बांधा हुआ है, राज्यों की सीमाओं में बांधा हुआ है, जिसकी वजह से रिवर मैनेजमेंट, नदी के बेसिन का प्रबंधन कोई अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। फिर वाटर गवर्नेंस इज फ्रेगमेंटेड। क्यों फ्रेगमेंटेड है? क्योंकि सेंटर और स्टेट के अंदर डिवाइडेड है, स्टेट को मिला हुआ वाटर सब्जेक्ट, डिस्प्यूट्स का राइट मिला हुआ सेंटर में। इसी वजह से ये सारी पानी की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इनमें एक आप प्रॉब्लम और लिख सकते हो, ग्रोइंग पॉपुलेशन सब चीजों का बड़ा कारण है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो, शहरीकरण हो, क्राइम्स बढ़ रहे हो, कुछ भी बढ़ रहा हो, सबकी सबसे बड़ी समस्या इंडिया की है पॉपुलेशन। और अब तो इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ चुका है। सेंसस तो नहीं आया है पर चाइना से हम आगे निकल चुके। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे संधारणीय जो क्षमता है, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, मतलब पारिस्थितिक जो क्षमता है किसी भी क्षेत्र की, वो खत्म हो चुकी है। उससे ज्यादा वहां पे टूरिस्ट आ रहे हैं, उससे ज्यादा पर्यटन वहां पे आ रहे हैं। क्या ये सही है? क्या आप सही मानते हैं इसको? और क्या लगता है आपको, सही है ये? सही है, सच्ची लग रहा है? क्योंकि आपको पता है गर्मियों का सीजन आते हैं, गर्मियों की छुट्टियां होते ही सारे लोग दौड़ के उसी जगह जाते हैं, और इवन सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए सब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर ही जाते हैं। और वहां पे आपने अक्सर देखा होगा टूरिस्ट की गाड़ियां जो है लाइन से ट्रैफिक जैम में फंस जाती। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हाँ, ये सच है कि ये स्टेट्स इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो अब इन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सबसे पहली बात तो इतने टूरिस्ट जा क्यों रहे वहां पे? ब्यूटीफुल लैंडस्केप, बहुत सुंदर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो सुंदर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण टूरिस्ट इस जगह आकर्षित होते हैं। और टूरिज्म को बढ़ावा देना अच्छा भी है,
क्योंकि टूरिज्म सेक्टर इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, उसमें सहयोग करता है। देश की जो हमारी जीडीपी है उसमें टूरिज्म सेक्टर या पर्यटन जो है वो कितना योगदान करता है, 6% का, और इन राज्यों की जीडीपी में वो 7% का योगदान रहता है टूरिज्म सेक्टर का। तो हम टूरिज्म को कैंसल आउट तो नहीं कर सकते कि टूरिज्म हटा दें, पर हाँ हमें एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा जहां पे टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिले और दूसरी तरफ जो है आपके एनवायरमेंट और इकोलॉजी की भी देखरेख की जाए। तो अब वो कैसे किया जा सकता है वो अभी देखेंगे। पहले ये टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं वो सब तो ठीक है, उसकी वजह से जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है इन राज्यों का, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट तो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब पर्यावरणीय निम्नीकरण हो रहा है, खराब हो रहा है पर्यावरण। क्यों खराब हो रहा है? टूरिस्ट जाते हैं क्या करते हैं, पानी की बोतलें फेंक देंगे, कचरा फेंक देंगे, तो इसीलिए लिटरिंग जो करते हैं, वेस्ट मटेरियल इधर उधर फेंक देना, उसकी वजह से वहां का जो इकोसिस्टम है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है, वहां के पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो जाता है। एक बड़ी समस्या तो ये है, जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतना ज्यादा वो वहां पे खराब करेंगे उस एरिया को, क्योंकि वेस्ट मटेरियल, डस्टबिन वगैरह का यूज ना करना, इधर उधर चीजों को फेंक देना, वो होता है वहां पे। दूसरी चीज, प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्सेस, वहां के जो स्थानीय संसाधन हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है। क्या होते हैं लोकल रिसोर्सेस? पानी, वहां रहने वाले लोगों के लिए पानी हो गया, सॉइल हो गया, वहां के जो एरिया है, वहां की वायु हो गई, वो सब रिसोर्सेज है वहां के संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या अगर आ जाएगी तो वहां के जो सीमित जल के संसाधन है वो भी कम पड़ने लग जाएंगे, और फिर इतने सारे टूरिस्ट आएंगे तो फिर वो प्रदूषण वगैरह भी बढ़ाएंगे वहां पे, तो वहां पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? इतनी आने जाने वाली गाड़ियां, इतनी आवाज, शोर शराबा, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, साउंड पोल्यूशन बढ़ता है, वाटर पोल्यूशन बढ़ता है, हर तरह का प्रदूषण बढ़ जाता है टूरिज्म की वजह से। और वहां के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके जीवन की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। इधर उधर हर गली में क्या है, टूरिस्ट ही घूमते रहते हैं, और उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो कहीं ना कहीं उससे बाधित हो रही है, प्लस उनका कल्चरल एस्पेक्ट भी बाधित हो रहा है, क्योंकि वो भी जो भी त्योहार मनाते होंगे अपने कबीले में या अपने कम्युनिटी में, जो भी जिस तरह से वो रहते होंगे, जो ड्रेस पहनते होंगे, वो सब अब क्या हो चुका है, कमर्शलाइज हो चुका है। लोग कमर्शियल पर्पस के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए, आपने देखा होगा दूसरे जो टूरिस्ट जाते हैं ऐसी जगह पे, वहां के कपड़े पहन के फोटो खिंचवाते हैं। तो वहां के कपड़े पहन के फोटो खिंचवाना, वहां के लोग जो डांस कर रहे हैं उनके साथ फोटो खिंचवाना, वो सब तो अच्छी बात है, पर वहां पे हो क्या रहा है, हर चीज कमर्शलाइज हो गई है। उनका कल्चर हो, उनकी ड्रेसेस हो, उनकी हर चीज हो, और कमर्शलाइजेशन के चलते वहां के जो मूल थे, उनकी जो बेसिक वैल्यूज थी, वो वैल्यूज कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रही है, और उनका जो रियल कल्चर था वो थोड़ा सा उससे प्रभावित हो रहा है। और जैसे आप देखते हो टूरिस्ट जाते हैं आजकल किसी भी तरह के कपड़े पहनते हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर, अलग अलग तरह के कपड़े पहनना, तो वहां के जो लोग थे उनका ट्रेडिशन, उनकी परंपरागत जो पहनने ओढ़ने का तरीका था वो भी तो प्रभावित होंगे। अगर टूरिस्ट उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे तो वो भी टूरिस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे, तो वहां की सोशल और कल्चरल लाइफ जो है वो प्रभावित होती है टूरिज्म की वजह से। प्लस जैव विविधता जो है उसको नुकसान पहुंचता है। कैसे नुकसान पहुंचता है? सड़कें बनाने के लिए, होटल्स बनाने के लिए लैंड जो है वो क्लियर करवाई जाती है, फॉरेस्ट को काटा जाता है, पहाड़ों में जो है सड़कें वगैरह बनाई जाती है, या फिर अगर होटल भी बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के लिए साइट खाली की जाती है। उससे वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी प्रभाव पड़ता है। और जैव विविधता जो है वहां पे खुले में जो नेचुरली प्राकृतिक जो वाइल्ड लाइफ थी वो भी, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेन है। वहां उन राज्यों में सरकार ने जो भी सुविधाएं दी है अवसंरचना वाली, अवसंरचना में क्या क्या आता है? सड़कें आ गई, अवसंरचना, तो वहां की अवसंरचनाओं पे भी दबाव पड़ रहा है, जैसे सड़कें हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गया, हर तरह की सुविधा पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं और इसी वजह से ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं लोग। ट्रैफिक जैम की समस्या, ओवर क्राउडिंग हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। प्लस आपने देखा होगा ये जो पर्वतीय क्षेत्रों में एडवेंचरस स्पॉट्स होते हैं, एडवेंचरस स्पोर्ट्स की वजह से भी थोड़ा बहुत वहां पे डिस्टर्ब होता है वहां का इकोसिस्टम, वहां का पर्यावरण। तो इसीलिए इन सारी समस्याओं के चलते ये सारे राज्य जो हैं बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। पर
ये कह देना कि टूरिज्म की वजह से ये पूरा राज्य ही प्रभावित हो रहा है या पूरे स्टेट का ही इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये एग्जैक्टली सही नहीं है। क्योंकि आप पता है हिमाचल प्रदेश में सब जगह नहीं जाते लोग घूमने। हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, हर जगह घूमने नहीं जाते लोग। केवल कहाँ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में? ज्यादातर कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, शिमला, यहीं जाते हैं। इनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेन है। जम्मू कश्मीर में लोग हर जगह नहीं जाते, मेनली लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं। उत्तराखंड में लोग कहाँ जाते हैं? मोस्टली वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब है, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन एरियाज में जाते हैं। तो इन स्टेट्स में इसका प्रभाव पड़ रहा है टूरिज्म का, पर ओवरऑल पूरे स्टेट पे एक जैसा नहीं पड़ रहा। स्टेट के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे थोड़ा ज्यादा दबाव है, जहां टूरिज्म ज्यादा है, वहां पे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? आपसे इस तरह की चीजें पूछी जाए तो हाँ, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज रीजन की वजह से हो रहा है, ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। पर इसका सोल्यूशन क्या है कि हम टूरिज्म तो चालू रखें, पर उसको एक संतुलित अवस्था में करें। या तो कोई इस तरह की चीज की जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनर लाइन परमिट होता है, या फिर आप कह लो लक्षद्वीप में भी जाने के लिए एक परमिशन लेनी पड़ती है। या तो कोई परमिशन का सिस्टम चालू कर दिया जाए, या कुछ रूल्स बनाए जाए कि टूरिस्ट जो आएंगे वो किस किस तरह से क्या क्या करेंगे। और कुछ चीजें जो है, कुछ जगह टूरिस्ट का जाना बैन कर दिया जाए। कभी आप भूटान जाना घूमने के लिए, तो भूटान एक बहुत सुंदर जगह है। भूटान में अब अगर आप जाओगे तो भूटान नेचुरली प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है। भूटान के इकोसिस्टम को बचाने के लिए भूटान सरकार ने ये डिक्लेयर कर रखा है कि एक तो कोई भी टूरिस्ट बिना टूरिस्ट गाइड के इधर उधर नहीं घूमेगा, और फिर टूरिस्ट रेस्ट्रिक्टेड एरियाज भी है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे टूरिस्ट के जैसे आए, वहां पहाड़ दिख रहा है दूर, आप भाग के पहाड़ पे चढ़ गए, नहीं, वो अलाउड नहीं है। वहां लिमिटेड एरिया जहां तक टूरिस्ट जा सकते हैं, दूर से आप देख सकते हो, वहां जा नहीं सकते। तो भूटान जैसे ही हम अडॉप्ट कर सकते हैं चीजों को। इनर लाइन परमिट जैसी कोई चीज या कोई परमिशन सरकार से ली जाए, प्लस लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हो जहां पे टूरिस्ट जाए। हर जगह टूरिस्ट जो है कूदता फांदता ना रहे। अपने टूरिस्ट तो कहीं चले जाते हैं और बिना परमिशन के चले जाते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। तो सस्टेन हो सकता है टूरिज्म। हाँ, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर इन स्टेट्स के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे आने जाने वाले लोग यहाँ के लैंडस्लाइड्स के लिए भी जिम्मेदार है, बाकी सारी चीजों के लिए भी जिम्मेदार है इनडायरेक्टली। फिर है क्रिटिकली एवेल्युएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ओशन। महासागर के विभिन्न संसाधनों के बारे में चर्चा करते हुए बताएं कि कैसे विश्व के संसाधनों की जो संकट है उसको ये दूर कर सकते हैं। महासागर के संसाधन, ओशनिक रिसोर्सेज, क्या क्या होते हैं ओशनिक रिसोर्सेज? एक तो ओशन से हमें प्राप्त होता है फूड, मछली, जो भी सी फूड हम खाते हैं, क्रैब्स वगैरह, सारा सी फूड वहीं से आता है। तो एक तो फूड या खाने के संसाधन प्राप्त होते हैं। उसके बाद ऊर्जा के संसाधन। ऊर्जा के संसाधन में क्या क्या प्राप्त होता है? तो आपको पता होगा, तेल, गैस, ये सब ऊर्जा के संसाधन में है, और ये महासागर से प्राप्त होता है। गहरे महासागर से नहीं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, महाद्वीपीय शेल्फ से ये चीजें मिलती हैं, गैस वगैरह। तो ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। और गैस और ऑयल तो है, पर उसके अलावा पवने, ऑफशोर विंड्स, ज्वार, टाइड्स या फिर लहरें, इनसे भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तेल और गैस से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसके साथ तो ग्रीन हाउस एमिशन, गैसेस का एमिशन जुड़ा हुआ है। पर दूसरे जो एनर्जी के सोर्सेज है, जैसे ऑफशोर विंड्स का यूज करना, वेव्स का और टाइडल एनर्जी का यूज करना, ये हमारे लिए क्लीन एनर्जी का, स्वच्छ ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। अब स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है महासागर से, और वो ऊर्जा जो है वो काफी बड़े स्तर पे काम ले सकते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि समुद्री संसाधनों का दोहन, उनका एक्सट्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट है और बहुत हाई कॉस्ट पे आता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, खर्चा लगता है। और वो फिर कॉस्ट बेनिफिट देखना पड़ता है कि आप कोई चीज निकाल रहे हो, उसमें अगर ज्यादा कॉस्ट लग रही है बेनिफिट से ज्यादा, तो फिर वो करने का कोई मतलब नहीं होता। तो ओशनिक रिसोर्सेज अवेलेबल तो है, बट उनका एक्सट्रैक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर आपके एक क्लेथरेट हाइड्रेट्स, ये भी ओशन के जो बेड हैं उसके आसपास से प्राप्त होते हैं। ये क्या होता है? तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक केज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें गैसेस स्टोर्ड होती हैं, और वो दूर से देखने पर ऐसा लगता है बर्फ का टुकड़ा सा है, पर उसके अंदर होती क्या है? गैस होती है। और गैसेस अलग अलग तरह की उसके अंदर मिल सकती हैं, पर मेनली हमारे जो ओशन है उसमें क्लेथरेट हाइड्रेट्स या हाइड्रेट्स के फॉर्म में हमें मीथेन गैस मिलती।
तो मीथेन क्लैथरेट इसको कहा जाता है, और ये काफी अच्छे संसाधन है, सोर्स है जो ओशन से प्राप्त होते हैं, बट इनके भी ये प्रॉब्लम है। एक तो ये डीप ओशन फ्लोर में मिलते हैं, गहरे महासागर के तल में मिलते हैं, और गहरे महासागर के तल से निकालना बहुत मुश्किल है। उनका मतलब ये एक तरह से कह लो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, खर्चा ज्यादा लग जाएगा। फिर मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं, पर मिनरल्स भी ऊपर नहीं मिलते ओशन में। ओशन का जो बेड है, गहरा जो तल है, वहां विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, उनका दोहन संभव इतना आसान नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। कॉपर, लिथियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, ये सब प्राप्त होते हैं, पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए इसके लिए। एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। नहीं तो ये दोहन करना आसान हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। वाटर रिसोर्स, महासागर में इतना सारा पानी है, हालांकि लवणीय जल है, सलाइन वाटर है। इस लवणीय जल का अगर शुद्धिकरण करके हम मीठे जल में परिवर्तित कर दें, फ्रेश वाटर में, तो उससे क्या होगा, हमारे पानी के पीने के पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो इसके लिए बहुत बड़ा डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके ये वापस से फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। बट ये भी एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने वाली चीज है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ओशनिक रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, बहुत सारी चीजों का समाधान भी कर सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस को दूर भी कर सकते हैं, या रिसोर्स क्राइसिस को भी दूर कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं है, और इसमें कैपिटल भी बहुत होगा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगाना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। प्लस आपको पता है केवल 200 नॉटिकल माइल तक किसी भी कंट्री का अधिकार होता है, उसके बाद जो समुद्र है वो इंटरनेशनल। तो इसीलिए ओशनिक रीजन में कोई भी रिसोर्स अगर मिलता है तो उसको लेने के लिए आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सहयोग होना चाहिए, एक देश अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो है सब कुछ, पर निकालना मुश्किल है, तो ये आप इसमें लिखेंगे। अच्छा, इसकी बात आई तो अभी टाइडल एनर्जी की बात देख लेते हैं। आपको पता है भारत में भी टाइडल एनर्जी की या फिर ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं हैं, पर वो संभावनाएं हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम ज्वारीय ऊर्जा का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे? वही प्रॉब्लम्स है, टेक्नोलॉजिकल और वो सब। और ज्वार जो है, जितना हमारा कॉस्ट लग जाएगा टाइडल एनर्जी में निकालने में, उतना ज्यादा तो हमें बेनिफिट होगा भी नहीं। तो इंडिया में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से टाइडल एनर्जी इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में उसको नहीं ले पा रहे। आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स वगैरह हाई अप हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, वो सब आप नोट डाउन कर लिए होंगे, करंट में देखा होगा आपने। जब भी आप किसी एनर्जी की, क्लीन एनर्जी की बात करें, स्वच्छ ऊर्जा की, तो आप उसमें ये जरूर लिखें कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में ये मदद करेगा। चाहे आप सोलर एनर्जी के बारे में लिखो, चाहे विंड, या फिर दूसरे कोई एनर्जी के बारे में लिखें। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स ऑफ इंडिया, ये जब भी बात आए तो आप इन टारगेट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो डेटा देना होता है, तो आपको टारगेट्स के बारे में बताना है। 500 गीगावाट, उसके अलावा अभी और बढ़ चुका है, ये तो पहले था, ये वाला पहले वाला है। लेटेस्ट तो 500 गीगावाट ही है, या उसके बाद और बढ़ गया है? 500 ही है ना। और उसमें 500 में भी कितना बढ़ाना है? पहले था 175, अभी 500 गीगावाट, उसमें भी कौन सा, किस में कितना बढ़वाना है वो पता होना चाहिए आपको। तो ये आप जब भी कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिखें, ये वाले टारगेट को बार बार बताएं कि हमारा जो टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, वो पूरा करने में मदद मिलेगी इससे। और इसमें हमारा किस किस सेक्शन में कितना टारगेट है वो जरूर आप देख लें। 5 million tons of green hydrogen by 2030. What is green hydrogen? You should be knowing. ये इंडिया का जो लक्ष्य है, ग्रीन हाइड्रोजन देखना क्या होता है, ठीक है। और ये नए टारगेट जरूर से नोट डाउन कर लेना, और ये 70 तक का ये वाला भी करना, ये जो आप बोल रहे थे, इंडिया हैज सेट टारगेट टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ नेशंस इकोनॉमी लेस देन 45% बाय द एंड ऑफ द डिकेड। तो हम कार्बन का उत्सर्जन इस दशक के अंत तक कितना कम कर देंगे? 45% से भी कम कर देंगे। 50% जो हमारी बिजली है, विद्युत, वो 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से होगी, और नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे कहां तक? 2070 तक।
2070 तक। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं जो इस साल दे रहे हैं एग्जाम, ये जरूर से आप नोट डाउन कर लें। 50 सोलर पार्क्स आएंगे, ये सब आएंगे, ये सीधे सीधे डेटा आपके काम आएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। टाइडल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये जरूर से करना। चलिए अब हमारे उस पर आ जाते हैं। तो ये ओशनिक रिसोर्सेज में तो ये प्रॉब्लम है सारे रिसोर्सेज, बट कोऑपरेशन और वो सब करना पड़ेगा तब जाके प्राप्त होंगे। फिर है वाई ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उत्तर पूर्वी राज्यों से, मतलब उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर कैसे बाकी क्षेत्रों में उसने विकास कर दिया। उत्तर पूर्वी राज्य क्यों छूट गए, उसके पीछे क्या समस्या थी, क्या प्रॉब्लम थी। ग्रीन रेवोल्यूशन वैसे कब आया, 1960 में, 1960s में। 1960s में उस समय जब ये आया तो सबसे ज्यादा फोकस कौन से स्टेट्स पे था, पंजाब, हाँ, और वेस्टर्न यूपी पे था फोकस। और कौन सी क्रॉप्स के ऊपर फोकस था, सबसे ज्यादा था फोकस वीट पे, मोस्टली वीट पे था। और उसके बाद सेकंड जो उसका फेज आया उस समय टारगेट किस पे था, चावल पे भी था। और मेन पर्पस क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन का, इंडिया की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, भारत की जो खाद्यान्न सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का टारगेट था। और उसमें क्या किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन में, हाई यील्ड वेराइटीज का यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, सिंचाई के साधनों का यूज किया गया, उर्वरक वगैरह उनका उपयोग किया गया। और क्या ये सरकार ने फ्री में बांटे थे हाई यील्ड वेराइटीज वगैरह, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्री में दिए थे क्या, नहीं दिए थे ना, सब्सिडाइज वे में दिए थे, बट उसको भी खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। तो अमीर जो किसान थे या जिनके पास बहुत बड़ा लैंड एरिया था वही इस चीज को उपयोग में ले पाए, उन्होंने ही सारी चीजें ये अप्लाई की क्योंकि उनके पास पैसा था। तो इसमें काफी ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक तो उनके पास मशीनरी होनी चाहिए थी, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स वगैरह, ताकि बड़े स्तर पर वो खेती कर सके। दूसरी चीज ये हाई यील्ड वेराइटी और फर्टिलाइजर ये सब खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए था। तो ये कैपिटल इंटेंसिव जो कह सकते हैं आप, ये प्रयास था। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के पास यही प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, उनके पास ना तो मशीनरी थी, प्लस पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे ये ट्रैक्टर वगैरह और ये सारी चीजें इनकी सुविधा थी भी नहीं। और उनकी जो लैंड होल्डिंग्स थी, मतलब उनके जो खेत थे वो बहुत छोटे छोटे थे, छोटे छोटे किसान थे, तो वो बड़े स्तर पर इन ग्रीन रेवोल्यूशन की चीजों को अपना नहीं पाए। इसीलिए सबसे बड़े किसान केवल कहाँ मिलते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस साइड, इसीलिए ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो देखें ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक तो यहाँ पे लैंड एरिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, लैक ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सिंचाई के लिए जो बेसिक अवसंरचनाएं चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कम थी, जैसे कि कुएं, नलकूप, नहरें। जैसे माना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पानी बहुत है, पर खेत तक पहुंचाने के लिए भी तो चाहिए ना सिंचाई का सुविधा। ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न मान लो आप बंगाल और ये वाला उड़ीसा और उसके आसपास वाला एरिया, असम, उसके आसपास वाला एरिया। तो ईस्टर्न इंडिया तक पहुंचा क्या ग्रीन रेवोल्यूशन कभी, किसी फेज में, सेकेंड फेज में या थर्ड फेज में? ग्रीन रेवोल्यूशन वैसे ओरिजिनल तो हम एक ही मानते हैं 1960s वाला, फिर भी उसको फेजेस में माने तो 3 फेजेस थे उसके। 3 फेजेस में 1960s का फेज तो पहला था, फिर 70s वाला जो फेज था, 70s 80s वाला, उसमें वो साउथ इंडिया में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। और फिर उसके बाद जब थर्ड फेज आया ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो 80s 90s के आसपास आया, उसमें ईस्टर्न इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, मतलब ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा ग्रोथ हुई, मतलब यूपी के ईस्टर्न पार्ट में, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उस एरिया में। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह इतनी ज्यादा वहां पे अवेलेबल नहीं थी, पुअर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, मतलब उनके पास जो मशीनरी वगैरह थी वो इतनी ज्यादा थी नहीं अच्छी, उर्वरक और अच्छी किस्म की जो फसल है उसके बीज वगैरह खरीदना उनके लिए संभव नहीं था। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, मतलब उनके जो खेत वगैरह थे वो विखंडित थे, भूमि बहुत, लैंड जो एक बड़ा एरिया चाहिए वो इतना बड़ा एरिया अवेलेबल नहीं था। फिर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल विल जो है उसकी भी कमी थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी थी, मतलब उनका इमीडिएट जो टारगेट था ये था कि जल्दी से जल्दी खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाएं, किसी नए एरिया को डेवलप करें एक एग्रीकल्चरल सेक्टर के रूप में, वो उनका टारगेट नहीं था। इसीलिए उन्होंने उन्हीं किसानों को अप्रोच किया जिनके पास ऑलरेडी सेटअप था, मशीनरी थी, पैसा था। तो इसीलिए हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है वो ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस रहा।
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे अवसंरचनाएं भी कम थी, ईस्टर्न साइड में फैसिलिटीज कम थी, इंस्टेबिलिटी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में नक्सलवाद तो हमेशा ही सही रहा है, ईस्टर्न साइड में काफी ज्यादा। तो ईस्टर्न साइड में नक्सलवाद हुआ या दूसरी कई सारी समस्याएं हुई, उनकी वजह से अस्थिरता थी, उसकी वजह से भी नहीं चालू हो पाया ग्रीन रेवोल्यूशन वहां पे। कनेक्टिविटी इशू, मतलब वहां आना जाना और वहां पे सड़कें वगैरह, रेल मार्ग वगैरह इतने विकसित नहीं थे जितने वेस्टर्न साइड में विकसित थे। इन्हीं सब चीजों के चलते ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वहां पे इतना ज्यादा नहीं पकड़ बना पाया। और शुरुआत में गेहूं के ऊपर फोकस था, और गेहूं मेनली हम इंडिया में कहाँ देखते हैं, वेस्टर्न इंडिया में उसका ज्यादा यूज होता है। बाद में राइस को जोड़ा गया, राइस ईस्टर्न इंडिया में काफी ज्यादा चलता है, बाद में फिर धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया में भी आ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फेजेस है, सबसे पहला फेज तो है वेस्ट इंडिया में डेवलपमेंट, दूसरे फेज में कहा डेवलपमेंट हुआ, साउथ इंडिया में, और तीसरे फेज में डेवलपमेंट कहाँ हुआ, ईस्टर्न इंडिया में। पर सबसे मेन तो हम फर्स्ट फेज को ही मानते हैं, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन सरपास कर गया ईस्टर्न साइड को, ऐसा कहा जाता है। फिर ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज इन द, ये जो पिघलते हुए हिमनद हैं, मतलब संकुचित होते हुए हिमनद है, इनका जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है, तो ये तो डायरेक्ट इंडिकेटर है। ग्लेशियर अगर मेल्ट हो रहा है तो ये डायरेक्टली आपको दिखा रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही। तो तापमान वृद्धि होने के कारण ही आपके हिमनद ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग ही इंडिकेट करती है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये एक साइकिल है, एक चीज दूसरी चीज को इंडिकेट कर ही रही है। तो हिमनद के पिघलना एक प्रत्यक्ष रूप से बता रहा है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है राइजिंग टेम्परेचर, जो एक क्लाइमेट चेंज का सूचक है। फिर मेल्टिंग ग्लेशियर से वाटर स्कैर्सिटी भी हो सकती है। आपको पता है मेल्टिंग ग्लेशियर से एकदम से तो बाढ़ आएगी एक बार के लिए, पर हिमनद अगर पिघल के जल्दी खत्म हो गया तो बाद में उन्हीं नदियों में भविष्य में क्या हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी, तो वाटर स्कैर्सिटी भी उत्पन्न हो सकती है उसकी वजह से। तो कहीं कहीं इंडिया के कुछ रीजन में वाटर सप्लाई में थोड़ी कमी आई है, कहीं कहीं ड्राई सीजन के दौरान वहां पे जल की कमी रहती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा बताता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसका कम वाटर सप्लाई का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ड्रिंकिंग वाटर पे भी प्रभाव होता है। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, आपके केवल हिमनद पिघल रहे होते तब तो हम क्लाइमेट चेंज को इतना मतलब नहीं कहते कि ठीक है क्लाइमेट चेंज बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, बट ग्लेशियर्स के मेल्टिंग के साथ साथ आपके वेदर फिनोमेना भी बहुत एक्सट्रीम हो रहे हैं। मतलब इस बार देखो गर्मी कितनी तेज पड़ी है, गर्मी तेज होना, गर्म हवाओं का ज्यादा चलना, साइक्लोन्स का ज्यादा आना, आंधी तूफान का ज्यादा आना, कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो जाना, कहीं बारिश बहुत कम हो जाना। तो ये एक्सट्रीम वेदर फिनोमिना हमें देखने को मिल रहे हैं, वो दर्शाते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कृषि पर प्रभाव पड़ रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। प्रेसिपिटेशन, वर्षा की मात्रा भी निर्भर करती है इन्हीं चीजों पे। तो जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और वर्षा में जो बदलाव होते हैं उसकी वजह से कृषि के ऊपर भी सीधा प्रभाव पड़ता है, कृषि उत्पादकता में कमी आ जाती है। ग्रोइंग सीजन जो है किसी फसल को उगाने का, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्रोइंग सीजन में हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए फसल को उगाने के लिए, तो उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस दर्शा रहे हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स की रिस्क बढ़ती जा रही, केवल ग्लेशियर मेल्ट नहीं हो रहे, ग्लेशियर के मेल्ट होने के साथ साथ क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तभी तो लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं। इस साल देखो कितने लैंडस्लाइड्स हुए, क्लाउड बर्स्ट कितने हुए, वो सब इंडिकेट कर रहा है कि बड़े लेवल पे आपके क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फ्लैश फ्लड्स, एकदम से जब बाढ़ आ जाती है अचानक से, जैसे ग्लेशियल लेक जो है उसके आउटबर्स्ट की वजह से आती है, मैंने अभी जो बताया GLOF, वो भी एक फ्लडिंग क्रिएट करता है। फिर जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कैसे, हिमालयन इकोसिस्टम जो है, हिमालय वाला जो तंत्र है, वहां पे कई प्रजातियां ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं या एक्सटिंक्शन के रिस्क पे हैं, मतलब बिल्कुल वो खत्म होने वाली, विलुप्ति की कगार पे पहुंच गई हैं। तो ये सब दर्शाता है कि दोनों लिंक्ड है, ग्लेशियर की मेल्टिंग और क्लाइमेट चेंज, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ हो रही है, इसका मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं कोई कड़ियां इनकी जुड़ी हुई है, तो वो यहाँ पे बताता है। तो आपको ऐसा जब क्वेश्चन आए तो
दोनों को रिलेट करने के लिए आपको पॉइंट्स ऐसे बताने जिनसे क्लाइमेट चेंज भी प्रूव होता हो और क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर मेल्टिंग दोनों आपस में रिलेटेड है, वो भी प्रूव करना है। तो श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स विजिबल इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का। ये क्वेश्चन तो आपने फिजिकल ज्योग्राफी में काफी बार किया होगा, टेस्ट पेपर्स जब हुए होंगे आपके आईएएस के एग्जाम इसमें बैच में तब भी किया होगा। विश्व के प्रमुख वलित पर्वत जो हैं वो आपको महाद्वीपों के किनारों पर ही क्यों मिलते हैं, मार्जिन्स पे क्यों मिलते हैं, और उनका क्या रिलेशन है भूकंप और ज्वालामुखी से। तो ये आपको पता है कि ये बनते हैं कहाँ पे, फोल्ड माउंटेन्स, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर, अभिसारी प्लेट किनारों पर। और अभिसारी प्लेट किनारों पर कौन सा फोर्स लगता है, दो प्लेटें आमने सामने से आती है, कौन सा बल लगाती है, संपीड़न बल। तो वलित पर्वत संपीड़न बल से बनते, संपीड़न बल, और ये संपीड़न बल लगता है अभिसारी प्लेट किनारों पर। और अभिसारी प्लेट किनारों पर लगता है, इसका मतलब प्लेट के किनारे पर या किसी महाद्वीप या कॉन्टिनेंट के किनारे पर ही पर्वत बनेंगे। और जब फोल्डिंग होती है, वलन, वलन की क्रिया के दौरान जो सतह की चट्टाने हैं उनमें क्रिएट होती है भ्रंश, फॉल्ट। और भ्रंश जब बनती है तो उससे आ सकते हैं भूकंप। अब ये क्या चीज है, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो। हम जो फोल्डिंग की इमेजिनेशन करते हैं, हमारे हिसाब से, अभी आई पिकअप, हमारे हिसाब से फोल्डिंग कैसे होती है, हमें ऐसा लगता है फोल्डिंग ऐसे होगी, इतना स्मूथली हम फोल्डिंग को इमेजिन करते हैं। रियल में ऐसी फोल्डिंग नहीं होती। फोल्डिंग किस तरह से होती है, क्रैक होती है पहले रॉक, मतलब दबाव लगने पर, फोर्स लगने पर चट्टान टूटेगी, फिर एक के ऊपर एक वो चढ़ने लग जाते हैं उसके टुकड़े। जैसे आपने किसी बिस्किट को लिया, उसको दबाया दोनों तरफ से, बीच में से क्रैक आएगा बिस्किट में, फिर और धीरे से दोनों तरफ से दबा रहे हो आप, तो बिस्किट का जो चूरा है वो ऊपर उठने लगेगा दोनों के बीच में। तो इस तरह से फोल्डिंग होती है, जब रॉक्स टूटती है उनमें ब्रंच बनती है, फॉल्ट क्रिएट होती है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। तो फोल्डिंग स्मूथ नहीं होती, फोल्डिंग के बाद ही फोल्डिंग होती है। फॉल्ट के बाद जो टुकड़े बचते हैं सेडिमेंट्स, वो ऊपर चढ़ते हैं। तो जब भी कहीं वलित पर्वत बनते हैं तो उनके आसपास वहां पे भ्रंश या फॉल्टिंग वगैरह होती है, और जब भ्रंश बनती है तो उससे भूकंप आते हैं। आपको याद होगा हमने अर्थक्वेक पढ़ा था, उसमें बात की थी, जब कहीं पर किसी भी कारण से भ्रंश का निर्माण हो रहा हो उससे पहले ऊर्जा का संग्रहण होता है, एनर्जी स्टोर होती है, और एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी अचानक से निकलती है, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। जैसे आपके प्लेट्स कन्वर्ज करती है, सारे टाइम तो भूकंप नहीं आते, प्लेट तो लगातार अभिसरण कर रही है, तो प्लेट जब कन्वर्ज करती है कंटिन्यू फोर्स लग रहा है, और वो कंटिन्यू लगने वाला फोर्स जा कहाँ रहा है, कंटिन्यू लगने वाला फोर्स जो है वो स्टोर हो रहा है, संग्रहित हो रहा है। तो जब भी कभी अभिसारी प्लेट किनारों पर बल लगता है, संपीड़न बल, तो कुछ समय तक ऊर्जा का संग्रहण होता है, एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे ही फॉल्ट क्रिएट होता है, भ्रंश बनती है, उस एनर्जी का अचानक से निकलना होता है, रिलीज होती है, और उसके निकलने से ही आते हैं भूकंप। तो इसका मतलब फोल्ड माउंटेन्स और भूकंप आपस में रिलेटेड है। अभिसारी प्लेट किनारों पर एक प्लेट नीचे की तरफ धंसती है, और प्लेट का नीचे धंसने वाला हिस्सा पिघलकर मेल्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बेनियोफ जोन। और बेनियोफ जोन में जहां पे ये मेल्ट होती है, मैग्मा में कन्वर्ट होती है। अगर अर्थ के अंदर मैग्मा बनता है तभी तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है। तो कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज का प्रमुख कारण क्या है, सबडक्शन ऑफ प्लेट। तो इसीलिए ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर अभिसारी प्लेट किनारों पर वलित पर्वत बनेंगे, भूकंप आएंगे फॉल्ट क्रिएट होने के कारण, और एक प्लेट के नीचे धंसने की वजह से मैग्मा का निर्माण भी होगा और ज्वालामुखी क्रियाएं भी होंगी। उसमें आप एक डायग्राम तो इस तरह का बना के बता सकते हो, दूसरा आप एक वर्ल्ड मैप बना सकते हो जिसमें भूकंप, वलित पर्वत और ज्वालामुखी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण बता सकते हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और माउंटेन्स का, फोल्ड माउंटेन्स का। हाँ हाँ, बनानी है ना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बनानी है, और पूरा जो हमने वर्ल्ड मैप बनाया था जिसमें हम कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री बनाते हैं वो भी बनानी है। वो बनाने के अलावा आपको और क्या बनाना है, उसके अलावा आपको जो फोल्ड माउंटेन्स है उनके नाम भी लिखने हैं। आपके मैप में एंडीज, रॉकी और हिमालय
और एटलस माउंटेन, आल्प्स माउंटेन, इनके नाम होने चाहिए। ये सारे क्या है, यंगफोल माउंटेन्स है, नवीन वलित पर्वत है, इनके नाम जरूर से लिखे। तो ये आपके मैप और डायग्राम्स इस तरह से होने चाहिए। फिर है प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। भारत में अंतः स्थलीय जल परिवहन से संबंधित क्या समस्याएं हैं? अंतःस्थलीय जल परिवहन, उसकी प्रॉब्लम्स और उसके प्रोस्पेक्ट्स, मतलब उसके क्या क्या हो सकते हैं उपाय, क्या उसका भविष्य लगता है। तो आपके हिसाब से पहले तो बताओ, कौन से इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के कोई मार्ग वगैरह पता है आपको? नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, 1 किस में? गंगा में। 2 किस में? ब्रह्मपुत्र में। तो इस तरह से नेशनल वाटरवेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने नेशनल वाटरवेज हैं? हाँ हाँ हाँ, 111 के आसपास है टोटल। और नेशनल वाटरवेज जो हैं वो अपने मेनली कितने हैं, वो आपको पता है? याद करो, महानदी में हमने बनाया था, महानदी के डेल्टा में नेशनल वाटरवे 5। तो 5 तक तो है ही, 6th बन रहा था वहां पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो 6th भी आप मान सकते हो। बाकी नेशनल लेवल के तो ये छोटे छोटे इनलैंड वाटरवेज बहुत सारे। तो इनलैंड वाटरवे का डेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सबसे सस्ता, मेरे लिए नहीं नहीं कुछ नहीं, क्योंकि सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मींस क्या है? ये जल परिवहन। और ये सबसे सस्ता होने के साथ साथ क्लीन एनर्जी का सोर्स, मतलब ऊर्जा जो है, इससे जो भी चीजें निकलती है प्रदूषित नहीं करती पर्यावरण को। जितना आपके रोड ट्रांसपोर्टेशन से कार्बन रिलीज होती है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है, उतना वाटर ट्रांसपोर्टेशन से रिलीज नहीं होती। तो ये बहुत क्लीन सिस्टम है अगर हम यूज करें तो, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत सस्ता। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि ये सस्ता है और एनर्जी एफिशिएंट है, उसके साथ साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इन कारणों की वजह से इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। पर इंडिया में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचनाओं का अभाव। कौन सी अवसंरचनाएं चाहिए थी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए? पोर्ट्स चाहिए, बंदरगाह चाहिए। तो ये पोर्ट्स, टर्मिनल्स, नेविगेशन के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती है नौवहन के लिए, मतलब जैसे आपके रोड्स पे होती हैं ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह होती हैं, चीजें होती है दूसरी कई सारी, वैसे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होनी चाहिए। वो सुविधाएं उपलब्ध अभी नहीं है प्रॉपरली। फिर लिमिटेड कनेक्टिविटी। आपको जो है अगर जल परिवहन का उपयोग करना है तो सुचारू रूप से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूरा कनेक्टिविटी होना चाहिए, पूरा संचार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, उसकी थोड़ी सी कमी है। जैसे आप नदी से नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी पे जो है, उसके माध्यम से आपने सामान भेजा, जहां सामान उतरे वहां पे कम से कम कुछ तो सोर्स होना चाहिए, या तो सड़क मार्ग होना चाहिए जिससे ट्रक आपका सामान ले जाके इंडस्ट्री को दे आए या जहां पे भी देना दे के आए, या फिर रेल मार्ग होना चाहिए। वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तो दिक्कत आ जाती है। तो दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है जैसे रोड और रेल, उसके साथ कनेक्टिविटी हो इसकी वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, तभी संभव हो पाता है इसका डेवलपमेंट। आप देखो ट्रेन से मालगाड़ी आती है, मालगाड़ी में खूब सामान आता है, मालगाड़ी से जैसे रेलवे स्टेशन पे सामान उतरता है, उसको आगे ले जाने के लिए क्या है, ट्रक की सुविधा उपलब्ध होती है, रोड ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होता है। सेम चीज अगर इनलैंड वाटरवे के अंदर भी डेवलप हो जाए तो वो बहुत आगे प्रोग्रेस कर सकता है। इनलैंड वाटरवे में ये है कि जहां बंदरगाह बनता है, टर्मिनल बनता है, वहां कोई सड़क की कनेक्टिविटी नहीं होती है, रेलवे मार्ग की कनेक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है। इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, जो रख रखाव होना चाहिए जल मार्ग का, वो उतना अच्छे तरीके से अभी नहीं हो पा रहा है। ये भी एक समस्या है, चाहे वो जल मार्ग का हो, चाहे जल में जो ये भी चीजें जाती है, वेसल्स हो गए, जहाज वगैरह हो गए, इनका भी रख रखाव अभी ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इनसफिशिएंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यहाँ पे जो जैसे वाटर एज अ सब्जेक्ट आपके स्टेट में आता है, तो अगर वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे तो रूल्स वगैरह थोड़ा बहुत चेंज हो जाएंगे, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रेगुलेटरी एक नेशनल लेवल पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए पूरा, जिसको सभी लोग फॉलो करें अच्छे से। तो इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां हैं। पर्यावरणीय मुद्दे या एनवायरमेंटल इश्यूज ये हैं
कि कभी कभी जो शिप्स वगैरह जाते हैं या जो जहाज यूज करते हैं उसमें से लीकेज हो सकता है, और लीकेज वगैरह हुआ तो नदियां या जो भी आप वाटर सोर्स को यूज कर रहे हो वो पोल्यूटेड हो सकता है। ये थोड़ी सी एक समस्या है। और पानी के अंदर भी जैव विविधता है, वो उससे डिस्टर्ब हो सकती है जब वाटरवेज में चलेंगी ये सारी चीजें। प्लस कभी कभी नदियां होती है उफान पे, जैसे गंगा, यमुना, इन नदियों में बारिश के टाइम पे इतना ज्यादा पानी होता है कि उस समय वाटर ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स ये हैं, पर ये बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया जा सकता है, और वाटर ट्रांसपोर्ट में इंडिया और इन्वेस्ट करे और थोड़ा सा और ध्यान दे तो ये बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है। और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या आगे भविष्य है वाटर ट्रांसपोर्ट का, बहुत अच्छा है। इससे आर्थिक लाभ होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे सस्ता साधन है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को व्यवसाय मिलेगा, रोजगार उत्पन्न होगा इससे। जितना बड़ा आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इसका, पोर्ट्स का और वाटरवेज का, उतने लोगों को नौकरी मिलेगी। वैसे हमारे पास बेरोजगार युवक बहुत ज्यादा है। अभी यूएसए में क्या चल रहा है, रिसेशन की वापस स्थिति बन रही है, जॉबलेस हैं काफी सारे लोग। यूएस में वापस से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जॉब की समस्या उत्पन्न हो गई है। और यूएस की इकोनॉमी अगर थोड़ा सा रिसेशन में गई या थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसका इंटरनेशनल इंपैक्ट पड़ेगा। और कोई कारण भी है जिसकी वजह से यूएस में रिसेशन की स्थिति बताई जा रही है, बनने वाली है? कहीं लड़ाई वड़ाई, कुछ दंगा वंगा? हाँ, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है या युद्ध की सी स्थिति है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। और अमेरिकन इकोनॉमी मतलब डॉलर, डॉलर इन्फ्लुएंस होगा तो हम सब प्रभावित होंगे। हालांकि भारत एक ऐसा देश रहा है जिसमें पहले कभी भी अगर इकोनॉमिक लेवल पे रिसेशन आया है दूसरी कंट्रीज में, तो इंडिया पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, और भगवान करे इस बार ना पड़े तो हमारे लिए सबके अच्छा होगा। हालांकि यूएस में अभी ये बात चल रही है एम्प्लॉयमेंट वगैरह की, बेरोजगारी वगैरह की। इंटीग्रेशन विद कोस्टल शिप्स, अगर हम जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है उसको तटवर्ती जो नौकायन है उससे जोड़ दें, तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इनलैंड तो करो ही, और उसके माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात भी कर ले। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स तो हैं ही इसके, कैसे कार्बन का उत्सर्जन सबसे कम होता है इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन से। इसीलिए जल परिवहन का विकास होना चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप कर ले सरकार, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा ले, इसमें थोड़ा सा निवेश कर दे, और इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचनाओं आदि का विकास कर दे, और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप ले ले इसमें, तो ये सेक्टर जो है काफी आगे जा सकता है। तो आपको केवल प्रॉब्लम लिख के नहीं छोड़ना, कोई ना कोई सोल्यूशन देना है पॉजिटिव सा। तो इसमें ये सारी चीजें की जा सकती है। अवसंरचनाओं का विकास कर ले, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना ले, और इसमें निवेश को बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा जाए। फिर है आपके क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। एयर मास का मतलब है वायु राशि, और हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ा होगा तब वायु राशि की बात की थी। आपको पता है वायु राशि क्या होती है? क्या होती है? किसी बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत सारी जो एयर होती है, वायु का एक ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब वायु का एक बड़ा सा आयतन, जिसमें क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली सिमिलर टेम्परेचर कंडीशंस मिले और मॉइस्चर कंटेंट मिले, आर्द्रता और तापमान समान मिले, उसे कहते हैं वायु राशि। और वायु राशि अलग अलग टाइप की होती है एयर मासेस, कोल्ड एयर मास भी होते हैं, वार्म एयर मास भी होते हैं। एयर मास के ओरिजिन के दो बड़े सोर्स जगह होते हैं, स्थान होते हैं। एक तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन में ओरिजिनेट होते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, एक ध्रुवीय क्षेत्र में। तो मेन जो एयर मासेस होते हैं वो आपके होते हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल पोलर, मरीन पोलर, और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मरीन ट्रॉपिकल। ये 4 टाइप्स होते हैं एयर मासेस के मेनली, मतलब महाद्वीपीय ध्रुवीय, महासागरीय ध्रुवीय, महाद्वीपीय उष्ण कटिबंधीय और महासागरीय उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो भी एयर मासेस होते हैं वो गर्म होते हैं, और शीतोष्ण में जो होते हैं या ध्रुवीय क्षेत्र में जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। जब दो डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं तब क्या बनते हैं? टेम्परेट साइक्लोन्स, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो एयर मास तो ये होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास ये है कि वायु राशि क्या है, कितने प्रकार की होती है, वो आपको बताना है इसके पहले सेक्शन में। तो और आप इस तरह का एक मैप बना के कुछ एयर मासेस को बता सकते हो। फिर इसके रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस,
मैक्रो का मतलब क्या है? बड़े स्तर पर। माइक्रो का मतलब छोटे स्तर पर, मैक्रो का मतलब बड़े स्तर पर। तो ये कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं एयर मास? बड़े लेवल पर। क्लाइमेट चेंज की यहाँ बात नहीं हो रही, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है बड़े से एरिया के, कैसे वो चेंज कर देते हैं एयर मासेस। अब जहां पे ये एयर मास जाएगा वहां के वेदर को इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे? वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। मान लो बड़ा सा एक गर्म एयर मास जा रहा है कहीं पे, तो वो गर्म एयर मास जहां पे भी जाएगा वहां टेम्परेचर को बढ़ा देगा। तापमान में वृद्धि होगी तो वायु की नमी क्षमता भी बढ़ जाएगी, मॉइस्चर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मॉइस्चर कैपेसिटी बढ़ेगी तो वहां की रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी, वहां वर्षा की संभावना थोड़ी सी कम हो जाएगी कुछ समय के लिए। तो गर्म एयर मास जाता है तो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठंडा एयर मास जाता है कहीं पे तो टेम्परेचर को कम कर देता है। तो एयर मास सीधे टेम्परेचर के ऊपर इंपैक्ट डालता है, बड़े स्तर पर टेम्परेचर पे प्रभाव होता है, और टेम्परेचर पे इंपैक्ट होगा तो वहां का वेदर पैटर्न, मौसम जो परिस्थितियां हैं वो प्रभावित होगी, बड़े से भौगोलिक स्तर की, भौगोलिक स्तर पर बड़े से क्षेत्र की। फिर फ्रंटल सिस्टम, जहां दो वायु राशियां मिलती है वहां बनता है वाताग्र। तो वायु राशियों के मिलने से वाताग्र का निर्माण होता है। फ्रंट का मतलब वाताग्र, और वाताग्र जहां बनता है वहां चक्रवात की स्थिति बनती है, साइक्लोन की। वहां वर्षा की स्थिति, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षा की स्थिति बनती है। और तो और टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, बादल निर्माण होते हैं, अलग अलग टाइप के क्लाउड्स बनते हैं। तो एयर मासेस के मिलने से फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। फ्रंट बहुत सारी चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, खासतौर पे मौसम परिस्थितियों को, बादल आदि के निर्माण को। फिर एयर मास जो है वो स्टेबल नहीं होता, वो मूव करता है। वायु राशि किसके साथ गति करती है? पवनों के साथ। विंड्स उसको आगे ले जाती है। जैसे मान लो एक गर्म एयर मास है, उसको विंड्स ने धकेला और वो कॉन्टिनेंट से चला गया आगे ओशन के ऊपर। तो ओशन के ऊपर अगर गर्म एयर मास चला गया तो वाटर का इवेपोरेशन, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वो भी आर्द्रता, नमी ग्रहण कर लेगा, फिर और आगे जाएगा वो। तो किसी जगह जाकर जहां पर वो आर्द्र और गर्म वायु राशि जाएगी वहां जाके वो बारिश कर देगी। तो विंड्स के साथ ये एयर मासेस मूव करते रहते हैं, इसीलिए ग्लोबली बहुत बड़े एरिया को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मान लो ये एयर मास है, वेस्टर्लीज के प्रभाव में ये गति करता जा रहा है, तो जहां जहां ये जा रहा है वर्ल्ड में उस पूरे एरिया को प्रभावित कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। वहां के टेम्परेचर को, वहां की प्रेसिपिटेशन को, रेनफॉल को, सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एयर मास बड़े लेवल पर क्यों प्रभावित कर पाता है विश्व को? क्योंकि एयर मास स्टेबल नहीं है, एयर मास मूविंग है, गतिशील है। और केवल वेस्टलीज या सरफेस विंड से प्रभावित नहीं है, एयर मास किससे प्रभावित है? जेट स्ट्रीम से भी प्रभावित होता है, जेट स्ट्रीम भी उसको आगे धकेलती है। तो इसी वजह से एयर मास गतिशील होने के कारण बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैश्विक स्तर पर मौसम परिस्थितियों को प्रभावित करता है। टेम्परेचर इन्वर्जन, ताप विलोमता की स्थिति बन सकती है किसके कारण? एयर मासेस के कारण। कैसे बन सकती है? गर्म और ठंडी वायु राशियां मिलेंगी, गर्म ठंडी के मिलने पर ठंडी नीचे जाएगी, गर्म ऊपर जाएगी। तो ठंडी जहां नीचे, गर्म ऊपर है, वहां बन गई ताप विलोमता की स्थिति। टेम्परेचर इन्वर्जन अगर बनेगा तो क्या बन जाएगा? कोहरा, फॉग की कंडीशंस बनेगी। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया तो फॉग के साथ साथ क्या बन जाएगा? फ्रॉस्ट, पाले की स्थिति भी बन सकती है। तो यहाँ पे ताप विलोमता की स्थिति के निर्माण में भी ये योगदान करते हैं, विलोमता। फिर एक्सटेंड द क्लाइमेटिक जोन्स। एक्सटेंड द क्लाइमेटिक जोन्स कैसे? मतलब जलवायु क्षेत्र का प्रसार करते हैं। जलवायु क्षेत्र का प्रसार करती है वायु राशि, क्षेत्र का प्रसार। ये कैसे होगा वो देखिए, यहां पे देखो कोल्ड पोलर एरिया से आने वाले एयर मास है। कोल्ड पोलर एयर मासेस जो हैं वो जहां जहां जाएंगे, वो कहां बने थे? ध्रुवीय क्षेत्र में बने थे। ध्रुवीय क्षेत्र जितने ठंडे थे, पोलर रीजन जितने ठंडे थे वो एयर मासेस फिर वो मूव करके आएंगे लोअर लैटिट्यूड्स में, टेम्परेट रीजन में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो जब वो टेम्परेट रीजन में आएंगे अपने साथ वो क्या लेकर आ रहे हैं? पोलर रीजन का टेम्परेचर लेके आ रहे हैं,
पोलर रीजन की प्रेसिपिटेशन या आर्द्रता या मॉइस्चर लेके आ रहे हैं। तो पोलर क्लाइमेटिक कंडीशंस को, ध्रुवीय जलवायु परिस्थितियों को उन्होंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। जहां जहां वो एयर मास गया उसने पोलर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ध्रुवीय जलवायु परिस्थितियां, उनका प्रसार कर दिया। तो जब वायु राशि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो जलवायु क्षेत्रों का भी प्रसार कर देती है, क्लाइमेटिक जोन्स का भी इन्फ्लुएंस करती है, उनको बढ़ा देती है, एक्सटेंड कर देती है। लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर मास, मतलब बहुत लंबे समय में अगर देखा जाए, मान लो किसी भी कारण से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर कंडीशन चेंज होने के कारण एयर मासेस के बनने के जो प्रोसेस है वो, और एयर मासेस के जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब अगर चेंज हो जाए या उनके मूवमेंट का पैटर्न चेंज हो जाए तो बहुत बड़े स्तर पर आपके ग्लोबल जो वेदर कंडीशंस है वो प्रभावित होगी। मान लो इसका कहने का ये मतलब है कि पोलर एयर मास आता है, ट्रॉपिकल एयर मास आता है, दोनों के मिलने से टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। मान लो फ्यूचर में चेंज हो रहे हैं काफी सारी चीजें क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से, मान लो एयर मास बनना कम हो जाए, पोलर रीजन में कम हो जाए या फिर इतने अच्छे से ना बने, तो फिर उस स्थिति में टेम्परेट साइक्लोन्स कम आने लगेंगे। तो ये जो एयर मासेस हैं ये रेगुलरली इसी तरह से बनते रहे तब तो सेम कंडीशंस रहेंगी। अगर बड़े लेवल पे इनके वितरण, इनकी जो गुण है, गुण वितरण, इनमें अगर बदलाव हुए तो ये वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एयर मासेस के इम्पैक्ट्स होते हैं। और एयर मास का रोल मैक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत ज्यादा है, बड़े स्तर पर जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसलिए मौसम विज्ञान में वायु राशि का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। मीटरोलॉजी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द एयर मासेस। क्लाइमेटोलॉजी में या जलवायु विज्ञान में भी इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे हम मौसम परिस्थितियों आदि के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं ले सकते। इसीलिए एयर मास इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टेम्परेट जोन, क्योंकि पोलर और सब ट्रॉपिकल रीजन से आने वाले एयर मास मिल रहे कहाँ हैं, टेम्परेट जोन में। कहाँ से आते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां से एयर मास निकलता है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां से एयर मास निकलता है, दोनों मिलते कहाँ है, टेम्परेट लो प्रेशर बेल्ट वाले रीजन में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद है आपका एयर मासेस के बाद क्वेश्चन, हिमालय में लैंडस्लाइड्स बहुत हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, क्या किया जाना चाहिए, इनको रोकने का क्या होना चाहिए। तो लैंडस्लाइड्स केवल हिमालयन रीजन्स में होते हैं और कहीं भी होते हैं। साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में भी होते हैं, वेस्टर्न घाट और हिमालयन रीजन दोनों जगह होते हैं। ये आप एक देखो मैप, इस मैप में आपके हिमालयन रीजन में होने वाले लैंडस्लाइड्स और साउथ इंडिया में होने वाले, हिमालय के भी दोनों पार्ट्स बताएं, वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। तो हिमालय के वेस्टर्न साइड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स इंडिया में कहाँ होते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज में। सेकंड नंबर पोजीशन पे है वेस्टर्न हिमालयाज, और थर्ड नंबर पे है आपके पश्चिमी घाट। क्या कारण हो सकता है, सबसे बड़ा कारण है टेक्टोनिक एक्टिविटीज, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है ये अभी सारी प्लेट किनारा है जहां इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है। उसकी वजह से सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पे आते हैं इंडिया में। भूकंप ज्यादा आएंगे तो लैंड हिलेगी, कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, तो लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। प्लस ये जियोलॉजिकली न्यू स्ट्रक्चर है, नया लैंडमास है ये। अगर देखा जाए तो हिमालय किस तरह का पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। जो भी नया भूभाग होता है वो होता है अस्थिर, इनस्टेबल, और इनस्टेबल अस्थिर भूभाग होगा तो फिर उस स्थिति में यहाँ पे भूस्खलन या लैंडस्लाइड्स होने की संभावना बढ़ेगी। प्लस ये वो क्षेत्र है, खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वो क्षेत्र है जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती, और इंडिया में भी यहाँ वेस्टर्न हिमालय में भी मॉनसून की दोनों शाखाएं आकर मिलती है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी वाली ब्रांच, दोनों ब्रांचेस मिलकर यहाँ भारी बारिश करती है। तो यहाँ टेक्टोनिक एक्टिविटीज ज्यादा होती है। ये यंग माउंटेन रीजन है, मतलब नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है, प्लस वर्षा अधिक प्राप्त करता है। इसी वजह से यहाँ भूस्खलन, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और है भी यहाँ पे शुरू से ही। तो जियोलॉजिकली और टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण, विवर्तनिक गतिविधियों के कारण, भूकंपीय गतिविधियां, विवर्तनिक गतिविधियां हो रही है इसलिए भूकंप आ रहे हैं,
तो भूकंप और विवर्तनिक गतिविधियां दोनों, प्लस हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है भारत की तरफ, वो तीव्र ढाल है, स्टीप स्लोप है, तीव्र ढाल। तीव्र ढाल के कारण ढाल पर थोड़ी सी भी कोई कमजोर होगी चट्टान तो वो सीधे स्लाइड होके नीचे आ जाती है। फिर हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा, ग्लेशियल मेल्टिंग, चाहे वर्षा हो चाहे हिमनद के पिघलने से पानी आए, पानी आएगा तो चट्टानों को कमजोर करेगा, और रॉक्स अगर वीक हुई तो वो वीक होके ब्रेक डाउन होके फिर वो नीचे आएंगी। तो यहाँ ग्लेशियल मेल्टिंग भी एक प्रमुख कारण है। फिर यहाँ पर आजकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, प्लस यहाँ सड़कें वगैरह या नए कंस्ट्रक्शन जो करे जा रहे हैं उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या क्या किया जाना चाहिए? तो वही, एक तो सबसे पहले तो मैपिंग होनी चाहिए, लैंडस्लाइड जोन्स की मैपिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को पता तो रहे कि ये हाई रिस्क एरिया है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आगे से नहीं किया जाए। तो पहले तो मैपिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर लैंडस्लाइड कहीं ज्यादा आते हैं तो वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। पहले से एक वार्निंग सिस्टम डेवलप होगा तो वहां के लोग सचेत हो जाएंगे। जैसे किसी भी हाईवे पर कोई गाड़ी फंसे लैंडस्लाइड से की वजह से, उससे पहले उस हाईवे को बंद कर दो ना, कि आगे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आगे नहीं जाना है, अभी ये रास्ता बंद है क्योंकि ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, इसमें संभावना है अभी लैंडस्लाइड की। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए, और ये डेवलप किया भी है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो है वो इंटीग्रेटेड लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूर्व चेतावनी तंत्र, भूस्खलन का पूर्व चेतावनी तंत्र जो है वो विकसित कर चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने किया है, और ये लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में वार्निंग या चेतावनी जारी करते भी हैं। तो ये जरूरी है चेतावनी जारी करना ताकि जान माल की हानि कम हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी रिड्यूस हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्लोप्स जो है, तीव्र ढाल, इन तीव्र ढाल को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। तीव्र ढालों का स्थिरीकरण बहुत जरूरी है। कैसे तीव्र ढालों का स्थिरीकरण किया जा सकता है? नेट लगाते हैं, नेट लगाई जा सकती है, एक वॉल का जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, एटलीस्ट माउंटेन के नीचे जो बेस है वहां वहां पे वॉल जैसा स्ट्रक्चर या तारबंदी कर दें, उससे थोड़ा सा जो है रिटेन हो जाता है, वो एकदम से नहीं गिरते पत्थर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स, मतलब रोकने के लिए दीवारें जैसी हो, या स्लोप्स पे आप रॉक बोल्ट्स लगाएं, या फिर आप जो है ये जैसे तारबंदी वगैरह कहते हैं, फेंसिंग वगैरह, उसको किया जा सकता है। उससे ढाल वाले क्षेत्र में इस तरह की संभावना फिर कम होगी। हाईवेज वगैरह जहां है वहां तो बिल्कुल खास प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, हाईवेज और ढाल के सारे जो सड़कें हैं उनके लिए, तो वॉल्स वगैरह क्रिएट करें। फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और अवेयरनेस, आसपास के लोगों को, वहां जाने वाले लोगों को पूरी उनकी जानकारी होनी चाहिए कि लैंडस्लाइड वाला कौन सा क्षेत्र है, और भूस्खलन अगर हो तो किसको क्या करना है, क्या आपदा प्रबंधन होना चाहिए, ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। लैंड यूज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ऐसे भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में या राज्यों में आप जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सोच समझ के गवर्नमेंट की परमिशन के माध्यम से ही करना चाहिए, और बहुत रेयर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, बहुत जरूरी हो वही करवाओ, अदरवाइज लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में जीरो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, नो बिल्ड जोन कर दो डिक्लेयर उनको, जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी जो है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके माध्यम से भी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज जो है, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र, उनका पता लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए और एरियाज को आइडेंटिफाई करें और उनके बारे में लोगों को बताएं। तो ये तरीका हो सकता है। देखो, लैंडस्लाइड को रोका नहीं जा सकता, उसका सिर्फ हम ये कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर ले, मैनेजमेंट कर ले, उसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। ये आप इस तरह का मैप बता सकते हो, इनके जो आंकड़े हैं ये याद कर सकते हो, ये आपको दे ही दिया मैंने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पीडीएफ भेज देना, पीडीएफ है, सुशील जी से ले लेना, है ना। और फिर है मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग वल्नरेबल टू फ्लड, बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है प्रमुख शहरों में। अभी दिल्ली में देखा ही है क्या प्रॉब्लम है, जयपुर में देखो, अभी 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी, तब कितना पानी भर गया था और कितना न्यूज में आ रहा था, एयरपोर्ट तक में पानी भर गया। अब सोचो, मतलब बाकी जगह तो और बात है, एयरपोर्ट तक में पानी भर गया, सड़कें जो है पानी से लबालब हो गई पूरे। ये यहाँ पे अब थोड़े दिनों में नाव खरीदनी पड़ेगी जयपुर में रहने वालों को, इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो गई। क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है? क्या बारिश ज्यादा आई थी क्या उस दिन? इतनी भी ज्यादा नहीं थी। प्रॉब्लम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम खराब है।
अफवाह तंत्र जो है या आपकी जो अफवाह प्रणाली है वो गड़बड़ है, निकास की सुविधाएं नहीं। बारिश आती है तो वापस कैसे जाएगी वो पानी, कहाँ जाएगा, निकास की कोई सुविधा नहीं है। और बारिश से पहले कहते हैं साफ सफाई करवाते हैं हम नालों की, कोई साफ सफाई नहीं होती। और उसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शहर में इतने लोग आ रहे हैं रहने के लिए कि नालों का अतिक्रमण हो रहा है। तो अतिक्रमण की वजह से ही वहां पे कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, जहां से पहले पानी बहकर जाता था। अगर वहां कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो फिर पानी जाएगा कहाँ, वो वहीं रुक जाएगा शहरों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो रीजंस क्या है इसके? अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जिसके कारण क्या हो रहा है, अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट हो रहा है। एनक्रोचमेंट किसका कर रहे हैं? वाटर बॉडीज का या फिर फ्लड प्लेन्स का। बाढ़ के मैदान और जलराशियों का अतिक्रमण हो रहा है। बाढ़ के मैदान में जहां से पानी बहकर जाता है उसी को आप रोक लोगे तो फिर वहां पे कैसे पानी का निकास होगा? यह बड़ी प्रॉब्लम है। इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम, जल के निकास की सुविधाएं सही नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या। फिर डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण कर दिया गया है कई जगह। और लॉस ऑफ नेचुरल वाटर एब्जॉर्प्शन एरिया, हर जगह पक्की सड़कें, पक्के मकान, मकानों में भी पक्के आंगन, सब कुछ पक्का। वो पानी जाएगा कहाँ? रिसकर पानी, मिट्टी जहां पे कच्ची होगी वहीं पर पानी रिसकर नीचे जाएगा। तो वाटर का अवशोषण जल का तो हो ही नहीं रहा है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, पानी ऐसे कैसे बहकर जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शहरीकरण की। तो ये निर्वनीकरण, हमने पेड़ काटे हैं, शहरों को बसाने के लिए पेड़ काटे, पेड़ काटने के बाद उस भूमि को भी हमने पक्का कर दिया, तो पानी जो है उसको अवशोषित होने की जगह ही नहीं है, एब्जॉर्ब होने की जगह नहीं है, इसलिए वो पानी भर जाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन के कारण आजकल वर्षा आदि की स्थिति जो बनती है, बारिश भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी तो सूखा पड़ जाता है, कभी एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पुअर अर्बन प्लानिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट, मतलब हमारी जो शहरीकरण के, शहर के प्रबंधन की जो तरीका है वो खराब है। मतलब शहर की बसावट इस तरह से होनी चाहिए, जैसे आप देखो पुराना शहर जो है जयपुर का, वो उस जमाने में बहुत अच्छी तरीके से उसकी बसावट थी। आजकल के जो है, आजकल तो उसका वो खराब हो गया, मिसयूज कर रहे हैं, पर पहले के समय जब बसा हुआ था जयपुर पुराना वाला, वो 90 डिग्री के एंगल पे हर सड़क थी। और आप देखो जौहरी बाजार और सारे बाजार जो भी देख लो, सारे बाजार आपस में जुड़े हुए, चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, ये सब बाजार आपस में जुड़े हुए हैं, 90 डिग्री के एंगल पे सड़क है, कोई भी सड़क बंद नहीं है, एक से दूसरे को कनेक्ट करती है, नाले का सिस्टम है, सब कुछ है। अगर अर्बन प्लानिंग अच्छे तरीके से की जाए, नालियां वगैरह अच्छे से बनाई जाए, ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल करवाया जाए, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे मैनेजमेंट में दिक्कत है, क्या किया जाए आगे? तो क्या करना पड़ेगा? अच्छे से फ्लड मैनेजमेंट करो, बाढ़ का प्रबंधन किया जाए, और शहर की जो प्लानिंग है वो भी अच्छी की जाए। वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है? हाँ, बेसिन को, किसी भी क्षेत्र में जो बेसिन है उसको समझते हुए उसको उसमें सुधार करना। बेसिन को समझना मतलब, बेसिन का मतलब जहां जहां से पानी बहकर आता है उस पानी को कहाँ स्टोर करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, बारिश के जल जो है उसका उपयोग किया जाना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं जल संकट है, दूसरी तरफ कहते हैं बाढ़ आ रही, इसी पानी को यूज करो ना, तो आपका जल संकट भी दूर हो जाएगा, आपकी बाढ़ की समस्या भी दूर हो जाएगी। दोनों प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है। आपको पता है जल महल के आसपास भी पानी भर गया था खूब सारा, अभी कुछ समय पहले जब बारिश हुई। तो जब आपको पता है कि आसपास पहाड़ी क्षेत्र है, पानी आने वाला है चारों तरफ से यहाँ पे, तो उसके लिए एक अच्छे तरीके से स्टोरेज बिल्डअप किया जाना चाहिए ताकि वो पानी वेस्ट ना हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के जल का संग्रहण किया जाना चाहिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिफॉरेस्टेशन, मतलब शहर में भी कहीं कहीं ऐसे हरे क्षेत्र छोड़े जाएं जहां पे वो पानी का अवशोषण किया जा सके, कच्ची भूमि हो, पेड़ पौधे लगे हो, ताकि इतना ज्यादा जो पानी है वो बहकर ना जाए। फिर फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, बाढ़ के लिए भी पहले ही चेतावनी होनी चाहिए। किसी शहर में बाढ़ की समस्या अगर ज्यादा होती है तो वहां के नागरिकों को इसकी अवेयरनेस, जागरूकता भी होनी चाहिए, और वहां की जो सरकार है उसको समय समय पर, सही टाइम पर पूर्व जो चेतावनी है वो जारी करनी चाहिए ताकि ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो। जैसे जयपुर में पूरी रात बारिश हुई थी उस दिन,
और सुबह भी बारिश हो रही थी। तो अगर सजग एक तंत्र होता, सिस्टम होता, तो पहले ही वार्निंग जारी कर दी जाती कि ये है, इस तरह की बारिश हुई है, संभावना लग रही है कि शहर में हर जगह पानी भरा हुआ रहेगा, इनकी छुट्टियां हैं। जैसे स्कूल के बच्चों की जो छुट्टी है वो दूसरे दिन की कलेक्टर ने, उस दिन नहीं की, और दूसरे दिन तो बारिश भी नहीं हो रही थी, और उस दिन माँ बाप ने सिर्फ अपनी सूझबूझ से किसी ने बच्चे को नहीं भेजा, तो बस वो वाली स्थिति थी। वरना तो वहां पे कोई स्कूल से भी कोई नोटिस नहीं आया था, ना ही कलेक्टर का कोई नोटिस आया था। तो ये कोई भी चीज होने के बाद क्यों जागते, हादसा होने के बाद क्यों जागना, पहले जागो ना। तो वो यहाँ पे अगर पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी कर दिया जाए तो बहुत सुधार हो सकता है। तो इसमें बहुत स्कोप है। फ्लडिंग प्रॉब्लम और हमारी जल संकट, ये दोनों आपस में लिंक कर दें तो दोनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। मतलब वाटर क्राइसिस एंड फ्लडिंग, ये दोनों है प्रॉब्लम्स, बट दोनों को अगर इंटीग्रेट करके हम सोचें तो दोनों का समस्या का समाधान एक दूसरे में ही छुपा हुआ है। उस पानी को यूज करो, जल संकट नहीं होगा। फिर है इंडस्ट्रियल लोकेशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। हाँ हाँ, सिटीज मेंशन करें, सिटीज मेंशन करें आप जहां पे अक्सर बाढ़ आती है। जो दिल्ली तो हर में एग्जाम्पल में आएगा, पोल्यूशन में, फ्लडिंग में, सब में एग्जाम्पल्स में दिल्ली तो आ ही सकता है। चलिए, इंडस्ट्रियल लोकेशन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज और औद्योगिकरण जो हो रहा है आजकल विभिन्न शहरों में, क्या कारण है। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशंस के रीजंस देखे थे, वही रीजंस आपको यहाँ लिखने किए थे ना हमने, रीजंस वगैरह। तो कोई भी इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेस, संसाधन। जहां उसको कच्चा माल मिलेगा वहां उद्योग स्थापित होगा। तो बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कच्चे माल के स्रोत के पास होते हैं, दे आर क्लोज टू रॉ मटेरियल। जैसे रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में और गुजरात में है, वो बंदरगाहों के पास है, पोर्ट्स के पास है, क्योंकि उनका कच्चा माल क्या है, तेल, ऑयल। और ऑयल क्या होता है, इंपोर्ट होता है। इसीलिए मोस्टली जो मुंबई और सूरत के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहां पे पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी एक इंडस्ट्री के रूप में पनपी है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जहां पे परिवहन की सुविधा होगी अच्छी, वहां पे उद्योगों का विकास ज्यादा अच्छा होगा। दिल्ली में क्यों कोई इंडस्ट्रीज या चेन्नई में क्यों डेवलप हो रही है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर रीजन है। फिर मार्केट की डिमांड, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बाजार की मांग पर निर्भर करती, जहां ज्यादा डिमांड होगी, मांग होगी, वहां वो उद्योग स्थापित किया जाएगा। जैसे मांग में अगर आप देखें, कंज्यूमर्स, ज्यादा पैसा खर्च करने वाले उपभोक्ता जहां होंगे, वहां कुछ उद्योगों को स्थापित किया जाता है। जैसे बेंगलोर और हैदराबाद में कुछ मेजर सिटीज जो हैं, जिनमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां रईस लोग रहते हैं, जहां वो चीजें खरीद सकते हैं, उनके आसपास वो उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ताकि जो भी चीज बना रहे हैं वो जल्दी से मार्केट में भेज दें और मार्केट में वो बिक जाए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये भी किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल लोकेशन को प्रभावित करती है। जैसे जहां पे टैक्स कम लगता है, जहां गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन के फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, भूमि के अधिग्रहण की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, वहां आपके ज्यादा औद्योगिकरण होता है उन शहरों में। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जहां डेवलप हो रहा है, उनके आसपास काफी सारे उद्योग स्थापित होंगे। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि सरकार किस तरह की फैसिलिटी दे रही। लैंड अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, किसी भी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा खर्चा जो होता है भूमि पर होता है। अगर सस्ते में भूमि मिल जाए या सरकार थोड़ा सब्सिडाइज मैनर में या थोड़ा सा इंसेंटिव दे दे लैंड पे, तो वो वहां पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट ज्यादा होगा उस एरिया में, शहर के उस क्षेत्र में। जैसे आप शहर के प्राइम लोकेशंस जो है, अब जैसे हमारे जयपुर शहर में देखे तो मेन सिटी में तो जगह ही नहीं है, थोड़ा सा आउटर पार्ट में जाएंगे तो इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए जगह है। तो सरकार अगर चाहती है कि वहां इंडस्ट्रीज डेवलप हो तो फैसिलिटीज दे दें, सब डेवलप हो जाएंगी वहां पे। फिर वर्कर भी होने चाहिए, जहां पे अच्छा लेबर मिलेगा, सस्ता और अच्छा लेबर, वहां पे भी सिटीज में इंडस्ट्रियल लोकेशन होती है। जहां इजी अवेलेबल, मान लो कोई सिटी है वो बिल्कुल किसी गांव के आसपास है और वहां सरकार भी सुविधा दे रही है दूर दराज के क्षेत्रों में इंडस्ट्री डालने के लिए, और गांव से लोग आ जाएंगे काम करने के लिए, सस्ते में मजदूर आ जाएंगे, तो फिर वहां इंडस्ट्री स्थापित की जा सकती है। अभी हाल ही में जो है ये लोकेशन से रिलेटेड फैक्टर्स,
ये सरकार लोकेशन से रिलेटेड फैक्टर्स को भी चेंज कर सकती है अपनी पॉलिसीज के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा कुछ शहरों में और कुछ राज्यों में जहां पे औद्योगिकरण नहीं हो रहा, वहां सरकार ज्यादा रियायत दे रही है, ज्यादा छूट दे रही है टैक्स में, लैंड एक्विजिशन में, हर चीज में, ताकि वहां के भी औद्योगिक विकास हो सके, वहां पे भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाए। तो जैसे सरकार की क्या क्या चीजें आ रही है, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव देख लो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवा रही है सरकार, औद्योगिक गलियारे बनवा रही है। सेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही था। स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, जहां पे भी स्मार्ट सिटीज है वहां इंडस्ट्रीज डालना चाहते लोग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जहां पे है वहां पे उद्योग स्थापित होंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब ग्रुप में, जैसे पूरे कपड़ा उद्योग को एक जगह सेक्टर बना दिया कि हाँ ये कपड़ा, जैसे बगरू में कपड़े का है क्लस्टर बना हुआ है कि हाँ कपड़े का और ब्लॉक प्रिंटिंग का यहाँ पे, तो वो सारी इंडस्ट्री वहां पे डेवलप हो गई। तो जहां जहां गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं वहां इस तरह की सुविधाएं ज्यादा मिलने पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं उद्योग के स्थापित करने में। वो कारक ये हैं, इनमें से सबसे बड़ा कारक क्या हो जाता है, सरकार, क्योंकि वो अगर अनुकूल परिस्थितियां देगी तो सब कुछ आसानी से हो सकता है। फिर है ट्रॉपिकल साइक्लोन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस स्थान को प्रभावित करता है, किस स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, मोस्टली ईस्टर्न कोस्ट को, अदरवाइज थोड़ा बहुत वेस्टर्न कोस्ट को भी। तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो कोस्टल रीजन के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। और जहां पे भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जाता है वहां क्या होता है, तेज आंधी, तूफान, वर्षा की स्थिति। तो रेनफॉल कंडीशंस को, विंड के पैटर्न को, इन सबको प्रभावित करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ, वो क्या करवाती है, सर्दियों में शीत ऋतु के दौरान बारिश करवाती। वो बारिश राजस्थान, उसके आसपास वाले दिल्ली और इसके आसपास वाले एरिया में तो होती है बारिश के रूप में। हिमालयन रीजन में वो कैसे होती है, स्नोफॉल, बर्फबारी के रूप में। और जब भी हिमाचल प्रदेश में, हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होती है, आपने कभी भी न्यूज सुनी हो, तो उस बर्फबारी के बाद चलने लगती है शीत लहरें। तो भारत की जलवायु को शीत ऋतु के दौरान तो प्रभावित करते हैं पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति, और बाकी ऋतुओं में प्रभाव रहता है किसका, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। जहां उत्तर भारत को, उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करते हैं पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को। वहीं सदर्न और कोस्टल इंडिया को, तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इनका प्रभाव किस किस पे होता है, टेम्परेचर पे। कैसे टेम्परेचर पे, शीत लहरें चलती हैं मावट के कारण, शीत लहरें, कोल्ड वेव्स। फिर वर्षा, दोनों ही वर्षा करवाते हैं, एक सर्दी में करवाना है, एक तटवर्ती क्षेत्र में कराता है, बर्फबारी होती है इनके कारण। फिर आपको पता है कभी कभी जब मावट वर्षा होती है, बारिश वगैरह होती है, तो सर्दियों में इन सब की वजह से कई बार पाले की स्थिति भी बढ़ती है। पाले की स्थिति क्यों बनती है, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो वो बहुत ठंड को बढ़ा देता है। ठंड जब बढ़ जाती है तो ठंड के बढ़ने से सतह का तापमान बहुत कम हो जाएगा, और कोहरे की स्थिति के साथ साथ पाले की भी स्थिति बन जाती है। थंडरस्टॉर्म, तड़ित जंजा या वज्र तूफान जो है वो आते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण, वज्र तूफान। और विंडी वेदर हो जाता है, मतलब तेज हवाओं वाला मौसम हो जाता है, किसकी वजह से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण। तो ये साइक्लोन का और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो बताना था। इसमें भी आप मैप वगैरह बना के बता सकते हो। किसके साथ, इंडिया की, हाँ हाँ है ना, वो बताती हूँ कि साइक्लोन कौन से मंथ में ज्यादा बनते हैं, कौन से मंथ में कम बनते हैं, वो बताती हूँ। एक तो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तो इम्पैक्ट यहाँ रहता है पश्चिमी विक्षोभ का, और आपके साइक्लोन्स का प्रभाव मेनली कहाँ रहता है, इस एरिया में, कोस्टल रीजन में रहता है ज्यादातर, यहाँ। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आपको पता है कब आती है, सर्दियों में, शीत ऋतु में, विंटर। तो इसका इस लिमिटेड सीजन में ही इंपैक्ट रहेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब कब आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन प्री मॉनसून भी आता है, मॉनसून से पहले, थोड़ा बहुत मॉनसून के दौरान भी आ जाता है, और
पोस्ट मॉनसून भी ट्रॉपिकल साइक्लोन की स्थिति बनती है, मॉनसून के बाद में भी चक्रवात बनते हैं। अब प्री मॉनसून साइक्लोन्स कब बनते हैं? अप्रैल और मई में, अप्रैल मई के महीने में। मॉनसून के दौरान जून जुलाई अगस्त, बहुत कम बनते हैं मॉनसून के दौरान तो, क्योंकि प्रॉपर बारिश होती है उस टाइम। और फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर पोस्ट मॉनसून साइक्लोन्स बनते हैं। सबसे ज्यादा चक्रवात के बनने की स्थिति होती है मॉनसून के बाद में। सबसे ज्यादा इंडिया में साइक्लोन्स बनते हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में, उस टाइम सबसे ज्यादा बनेंगे। क्या अभी किसी चक्रवात का नाम सुना था? रेमल कब आया था? अभी मॉनसून से पहले आया था, मॉनसून से ठीक पहले रेमल आया था। अभी मॉनसून चल रहा है, अभी किसी साइक्लोन का हमने नाम सुना नहीं है। अब देखना मॉनसून खत्म होने के जस्ट बाद में काफी सारे साइक्लोन्स का नाम सुनने को मिलेगा, एटलीस्ट एक आध तो डेफिनेटली आएंगे आएंगे। सबसे ज्यादा साइक्लोन का फॉर्मेशन पोस्ट मॉनसून होता है, मॉनसून के बाद, वो भी सितंबर अक्टूबर के महीने में। फिर है डिस्कस द रिजर्व्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ कोल। ये तो एक सिंपल सीधे क्वेश्चन था इंडियन ज्योग्राफी से। इंडिया में कौन कौन से टाइप के कोयला मिलता है? 3, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। इसमें से एंथ्रासाइट काफी कम है हमारे पास। एंथ्रासाइट मेनली कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में कहाँ? डोडा, जम्मू कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे मेनली आपके, ये लिखा हुआ इंडियन ज्योग्राफी में आप देखना, मेनली वहां पे है। और उसके अलावा एंथ्रासाइट के अलावा बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला ज्यादा है इंडिया में या लिग्नाइट कोयला ज्यादा है? कौन सा कोयला ज्यादा है? बिटुमिनस कोयला ज्यादा है इंडिया में। बिटुमिनस कोयला कैसे ज्यादा है? ये जो पूरा इंडिया का पार्ट है, ये यहां बिटुमिनस कोयला है, यहां एंथ्रासाइट कोयला है, और लिग्नाइट कोयला यहां पे भी है और लिग्नाइट कोयला यहां पे भी। लिग्नाइट कोयला तो आपको साइड्स में मिलता है, और बीचों बीच जो इंडिया का पार्ट है, मेन जो स्टेट्स हैं, जो कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस कोयला है। और ये कोयला कहाँ पाया जाता है? नदी घाटी क्षेत्रों में, रिवर वैली रीजन्स में, जैसे दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, जिसको कहते हैं भारत की रूर घाटी, उसके अलावा सोन नदी में, वर्धा नदी घाटी क्षेत्र में, महानदी वैली रीजन में, यहाँ पे सब जगह कोयला मिलता है। तो मेन इंडिया में भंडार है बिटुमिनस कोयले के, जो सेकंड बेस्ट क्वालिटी है कोयले की। एंथ्रासाइट में कार्बन ज्यादा है, बिटुमिनस में उसमें उससे थोड़ा सा कम कार्बन है। लिग्नाइट कोयला आपके आसपास के किनारे वाले जो राज्य उनमें मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु का नेवेली बहुत फेमस है लिग्नाइट के कोयले के लिए। असम और मेघालय में भी कोयला मिलता है, लिग्नाइट कोयला। आपको याद होगा हमने मेघालय पठार किया था, तब उसमें किया था कि लिग्नाइट कोयला पाया जाता है मेघालय पठारी क्षेत्र में। तो इसमें सीधे आप इंडियन ज्योग्राफी से रिजर्व जो है वो निकाल के पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस कोयला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में, और तमिलनाडु में नेवेली जो है ये सबसे बड़े लिग्नाइट कोयले के भंडार यहाँ है। राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो इंडिया के कोयले को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक तो गोंडवाना क्रम का कोयला और एक तृतीय टर्शरी क्रम का कोयला। गोंडवाना वाला कौन सा है? बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला गोंडवाना क्रम का है, और टर्शरी वाला है लिग्नाइट कोयला। 98% कोयला भारत का जो है वो गोंडवाना क्रम का है, और ये कौन सा टाइप है? बिटुमिनस। और बाकी कोयला इंडिया का है लिग्नाइट, और वो है टर्शरी क्रम का कोयला। और प्रोडक्शन के बारे में आपको सीधे जो पूछा है सवाल इसमें, उसको सीधे सीधे आंसर करना है। पहले रिजर्व्स बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, और फिर प्रोडक्शन के बारे में बताना है। भारत में प्रोडक्शन जो है, सबसे की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। ये वाला एरिया लीडिंग प्रोड्यूसर रहता है, सबसे मेन यही है। तो आपके ये सीधे कोयले के रिजर्व्स के बारे में बात है। कोयले का भले ही भारत में बहुत अच्छे खासे भंडार हैं, इंडिया इज रिच इन कोल रिजर्व्स, बट इन फ्यूचर इट कैन नॉट एड्रेस आवर एनर्जी डिमांड्स। क्यों? ऊर्जा हमारी जो साधन है या ऊर्जा की जो हमारी मांग है, उसको पूरा करने में कोयला आगे हम भविष्य में बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं यूज ले सकते। क्यों? कारण
डिमांड बढ़ेगी? नहीं, कोयले से कार्बन का उत्सर्जन होता है, कोयले से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है कार्बन के उत्सर्जन के कारण। तो ज्यादा लंबे समय तक हम अगर पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, हमारे जो ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स पूरा करना चाहते हैं, या हमारे पेरिस समझौते में जो हमने लक्ष्य रखे हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे हमें कोयले और जीवाश्म ईंधन को छोड़कर दूसरे जो अच्छे ऊर्जा के स्वच्छ स्रोत हैं उन पर आना पड़ेगा। हालांकि अभी हम विकासशील देश हैं, तो हम डेवलपिंग कंट्री होने के कारण काफी समय तक कोयला यूज करेंगे, बट कोयला हमारे एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर नहीं है। हमें फ्यूचर में दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। तो अब ये कोयले के बारे में बेसिक था। फिर है डिस्कस द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ रिवर लिंकिंग इन इंडिया। पारिस्थितिक और आर्थिक क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो कि नदी जोड़ो परियोजना में आती हैं। ये नदी जोड़ो परियोजना एक बहुत इशू है, प्रॉब्लमेटिक, मतलब ये अच्छा भी है तो इसके बुरे भी इफेक्ट्स हैं। इसका क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट है। क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है। जैसे सबसे बेसिक जो है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, सबसे पहले वही स्टार्ट करना था। अब वही प्रोजेक्ट जो है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जब केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को हम चालू करते हैं तो उसमें बीच में आ जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व आ जाता है, और अगर पन्ना टाइगर रिजर्व को हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर सकते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे केन बेतवा वाला कर रहा है। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय पारिस्थितिक तंत्र को ये डिस्टर्ब कर देगा या उसको खराब कर सकता है। कैसे? नदी जो प्राकृतिक रूप से बहती है उसमें प्राकृतिक रूप से जो जलीय जीव पाए जाते हैं वो बहकर और नदी के साथ आगे समुद्र तक जाते हैं। अगर आप नदी को नहरों आदि के माध्यम से इधर उधर जोड़ दोगे तो वो जीव जंतु जो है वो कंफ्यूज हो सकते हैं, उनका पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और हो सकता है वो दूसरी तरफ जब नहर के माध्यम से बहकर जाएं तो उनको वहां अनुकूल परिस्थितियां ना मिले रहने के लिए, तो इसीलिए नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर सॉइल क्वालिटी एंड इरोजन, जब आप कहीं पे नहर बनाओगे, खुदाई करोगे, वहां से पानी बहेगा तो मिट्टी की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ सकता है, सॉइल का इरोजन भी हो सकता है, और उसका अगर सॉइल को डिस्टर्ब किया तो उसका प्रभाव किस पे होगा? एग्रीकल्चर पे। वाटर की क्वालिटी का इश्यू हो सकता है। कैसे? पोटेंशियल संभावना है कि प्रदूषण हो जाए, लवणीयता बढ़ जाए जल की। प्रदूषण कैसे बढ़ जाए? आप नहर के माध्यम से जिस एरिया में पानी दे रहे हो, क्या पता वहां बीच में उद्योग धंधे हो, वो पानी को गंदा कर दे, तो अभी तक जितना बचाने की कोशिश कर रहे थे नदी को वो और खराब हो जाए। वेटलैंड डिस्प्लेसमेंट, आर्द्र भूमि का विस्थापन। आर्द्र भूमि का विस्थापन, जैसे नदी के आसपास नमी क्षेत्र होता है और उस नमी क्षेत्र में कई सारे, जैसे झीलों के आसपास होता है वेटलैंड एरिया, वहां पे कई सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, जीव जंतु आते रहने के लिए। नदी के आसपास वाला सिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकता है, आर्द्र भूमि डिस्टर्ब हो सकती है अगर आप नदी का मार्ग बदल दें या फिर नदी से एक नहर निकाल दें, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आर्थिक क्या चुनौतियां हैं? आर्थिक चुनौतियां सबसे बड़ी है, कितना पैसा लगेगा, कितनी नहर खोदनी पड़ेगी। आप मैप पे देखते हो तो बहुत आसान लगता है कि ये केन बेतवा जोड़ दी, मैप पे जोड़ने में और रियल में जोड़ने में बहुत फर्क है, बहुत पैसा लगता है, बहुत सालों की मेहनत लगती है। आप देखो शहर में कोई अंडरपास या कोई फ्लाईओवर भी बन रहा होता है, आप देख लो मेट्रो कितने सालों में बनी है जयपुर में, कितने दिनों तक हम खड्डों को झेलते रहे तब जाके आज थोड़ी बहुत वो बनी है। तो एक शहर में इतने से मेट्रो के जो है फ्लाईओवर वगैरह वो बनाने में इतना टाइम लगता है, तो सोचो काफी लंबी दूरी तक नहरें बनानी हो कितना समय लगेगा। तो ये बहुत महंगा जो है प्रोजेक्ट होता है, और इतना कॉस्ट गवर्नमेंट दे पाए ये पॉसिबल नहीं है, और गवर्नमेंट हर 5 साल में बदल जाती है, और आपको पता है 5 साल में गवर्नमेंट बदलते ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं प्रोजेक्ट, और पुरानी गवर्नमेंट ने जो किया होता है वो सब साफ हो जाता है बिल्कुल, फिर वापस नई शुरुआत करनी पड़ती है। पैसा किसका लगता है? हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है, और वो बिल्कुल पानी में चला जाता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है इसमें। फिर रीलोकेशन और रिहैबिलिटेशन, ये सबसे बड़ी समस्या है। जो उस नदी जोड़ो परियोजना में जो नहर बनाई जाएगी वहां बीच में रहने वाले जो लोग हैं उनका पुनर्वास वो करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे नर्मदा नदी में
पुनर्वास के समय बहुत बड़ी समस्या आई थी। कौन सा आंदोलन था? नर्मदा नदी के लिए एक आंदोलन चलाया था ना, मेधा पाटकर ने, किसने चलाया था? मेधा पाटकर, मेधा, उनका ही सुना हुआ मैंने। तो वो जो है रिहेबिलिटेशन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों को हटा तो रहे हो, पर पुनर्वास कहाँ करवाओगे? आपके पास भूमि तो है ही नहीं, पहले ही लोगों के पास, हमारे पास भूमि की कमी है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अनसर्टेन बेनिफिट, मतलब इतनी माथाफोड़ी करने के बाद आप नदियों को जोड़ भी दो मान लो, तो क्या उससे उतना लाभ होगा जितना हम सोच रहे हैं? और नदी जोड़ो परियोजना में क्या किया जा रहा है? वाटर सरप्लस एरियाज को वाटर डेफिसिट एरियाज से जोड़ा जाता है। मतलब जहां पे जल की आपूर्ति अधिक है उनको जोड़ा जाता है ऐसे क्षेत्रों से जहां पे जल की कमी है। तो ये जोड़ने का मेन उद्देश्य है जल की आपूर्ति सब जगह सुनिश्चित करना। तो इतने सारे प्रयासों के बाद वो जो बन भी जाए नहरें या नदी जोड़ भी दी जाए, उसके बाद क्या उतना फायदा होगा जितना हम सोच रहे हैं? ये आगे भविष्य की बात है, पता नहीं, क्या पता उतना हो भी कि नहीं हो फायदा, ये हम गारंटी से कह नहीं सकते। लीगल एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, नदी जोड़ो परियोजना पे अंतरराज्यीय जो आपके विवाद है वो होने की संभावना और बढ़ जाएगी। वैसे भी रिवर डिस्प्यूट्स तो चल ही रहे हैं इतने सालों से, और बढ़ जाएंगे वो। मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर आपने बना भी दिया तो उसको मेंटेन करना बहुत भारी काम है। आपको पता है इंदिरा गांधी नहर जो बनी हुई है उसमें भी नीचे बार बार मिट्टी जम जाती है, सिल्टेशन हो जाता है, उसको बार बार साफ करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो बाढ़ और दूसरी समस्याएं आ जाएंगी। तो इसलिए मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ता है। इसीलिए कोई भी चीज या इंटरलिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, रिवर वाला जो प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट्स को करने से पहले इनके सारे पहलुओं के बारे में सोच लेना चाहिए। इनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि जो लगा रहे हैं उसका उतना पैसे खर्च करने के बाद उतना मजा आएगा भी कि नहीं आएगा, फायदा होगा भी कि नहीं होगा। तो ये जरूरी है, तभी जाके ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है सस्टेनेबल हो सकते हैं। सारे चीजों को, पक्षों को सोच समझ के फिर ये प्रोजेक्ट किया जाए। और पहले छोटे लेवल पे करके देखो, फिर बड़े लेवल पे अप्लाई करो। अगर आप छोटे लेवल पे सक्सेसफुल होते हो तब तो बड़े लेवल पे खर्चा किया जाए, नहीं तो नहीं किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पे डिस्टर्ब कर सकता है। फिर ये है शुगर इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थर्न पेनिनसुलर इंडिया। ये सीधा हमने नोट्स में डिस्कस किया था। क्या दोनों में डिफरेंस है? नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में बारिश कहाँ ज्यादा होगी? साउथ इंडिया में अच्छी खासी बारिश होती है, खासतौर पे कोस्टल रीजन जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन, बारिश ज्यादा होगी तो पानी ज्यादा उपलब्ध होगा गन्ने के लिए। तो साउथ इंडिया में पानी की उपलब्धता अच्छी खासी है, नॉर्थ इंडिया में कम है। साउथ इंडिया मरीन इफेक्ट में, मतलब तट के पास है, जल के प्रभाव में। तो साउथ इंडिया में कैसी जलवायु है? समकारी, मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, मॉडरेट वेदर है, गर्मी बहुत गर्म नहीं है, सर्दी बहुत ठंडी नहीं है। तो ग्रोइंग सीजन जो है गन्ने के उत्पादन के लिए जो आपको ऋतु चाहिए वो बहुत लंबी है, खूब टाइम है, पूरे साल भर गन्ना उगा सकते हो आप। साउथ इंडिया में साल भर गन्ना उग सकता है, नॉर्थ इंडिया में केवल कब उगेगा? जब मेन इसका सीजन होगा, गर्मी सर्दी उसके आसपास, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में उगाना होगा फिर काटना होगा। और लंबा, मतलब गन्ना ऐसी फसल है जिसको बहुत टाइम लगता है ग्रो करने में। तो इसीलिए गन्ने के उत्पादन के लिए बहुत लंबे समय तक आपका ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, और वो ग्रोइंग सीजन या ज्यादा अच्छा उपलब्ध होता है कहाँ? साउथ इंडिया में। फिर दक्षिण भारत का जो गन्ना है रसीला गन्ना होता है, सुक्रोज की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, और नॉर्थ इंडिया के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो सुक्रोज अगर ज्यादा होता है तो गन्ने से जब आप चीनी बनाते हो तो साउथ इंडिया के गन्ने से ज्यादा चीनी बनाई जा सकती है, नॉर्थ इंडिया के गन्ने से थोड़ी कम चीनी बनाई जा सकती है। प्लस साउथ इंडिया में जो शुगर मिल्स हैं, मतलब चीनी के जो मिलें हैं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है। मतलब जैसे हमारे यहाँ डेयरी का सिस्टम है, डेयरी का सिस्टम कैसे? कोऑपरेटिव फेडरेशन के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें सहकारिता के अंतर्गत आता है डेयरी का। इसमें क्या करते हैं हम, डेयरी वाला जो प्रोजेक्ट राजस्थान में, उसमें क्या करते हैं, गांव खेड़ों से दूध इकट्ठा करते हैं, डेयरी में आता है, फिर उसकी सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। तो सहकारी संघ के अंतर्गत आता है। तो सब एक दूसरे का फायदा सोचते हैं कि ठीक है, देने वाले को भी पैसे मिले, बेचने वाले को भी मिले, सब एक सिस्टम चलता रहता है। साउथ इंडिया में वैसे ही शुगर मिल्स हैं, चीनी की मिलें साउथ इंडिया में सहकारी रूप से सहकारी संगठन चलाते हैं, कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वो चलाते हैं। इसमें गन्ना उगाने वाले किसान को भी मुनाफा होता है, फिर वो गन्ना बेचता है शुगर मिल वाले को, वो भी मुनाफा लेता है, सबको मुनाफा मिलता है बराबर का। और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है
किसानों को दबाया जाता है, किसानों को बहुत कम कीमत पे उनसे गन्ना खरीदा जाता है, उनको गन्ने का पेमेंट भी टाइम पे नहीं होता, और फिर गन्ना शुगर मिल वाले जो बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं उससे चीनी बनाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में तो प्रताड़ित हो रहे हैं गन्ना उगाने वाले किसान, और साउथ इंडिया में गन्ना उगाने वाले किसान खुश हैं क्योंकि उनको पूरा बेनिफिट मिल रहा है, मुनाफा मिल रहा है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। इसीलिए आजकल धीरे धीरे शुगर मिल्स जो है, चीनी की मिलें, वो ज्यादा कहाँ शिफ्ट हो रही है, साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रही है। जैसे आप देखो यील्ड पर हेक्टर, उत्पादकता, दक्षिण भारत की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी मतलब प्रति इकाई जो उत्पादन होता है दक्षिण भारत का वो ज्यादा है, तो दक्षिण भारत की उत्पादकता ज्यादा है, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। क्रशिंग सीजन मतलब गन्ने से जो चीनी को निकालने का प्रोसेस होता है नॉर्थ इंडिया में तो छोटा होता है क्योंकि सुक्रोज ही कम है नॉर्थ इंडिया में तो, और साउथ इंडिया में क्रशिंग सीजन बहुत लंबा चलता है। मोस्टली मिल्स जो है साउथ इंडिया की उनमें मशीनरी वगैरह सब मॉडर्न है, और नॉर्थ इंडिया की मशीनरी वगैरह ऐसी है, ज्यादा अच्छी हाई टेक्नोलॉजी की मशीनरी नहीं है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु परिस्थितियां, नॉर्थ इंडिया में जलवायु परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि सर्दी भी बहुत तेज पड़ती है, गर्मी भी बहुत तेज पड़ती है। साउथ इंडिया में अच्छा खासा मौसम है, ट्रॉपिकल जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां गन्ना आसानी से उग सकता है। फिर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस, नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, परंपरागत कृषि के तरीके यूज में लिए जाते हैं, हाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हुआ है। जबकि साउथ इंडिया में जो है नहरों का तंत्र है, बोरवेल है सिंचाई के लिए, और वाटर सप्लाई अच्छी खासी करते हैं, पूरे साल भर जल उपलब्ध रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर क्रॉप की वैरायटी, नॉर्थ इंडिया में ऐसी फसल उगाई जाती है गन्ने की जो जल्दी से ग्रो जाए, जिसका ग्रोइंग पीरियड शॉर्ट हो क्योंकि उनके पास समय कम होता है। तो साउथ इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपना टाइम लेता गन्ना उगने में, और अच्छा गन्ना उगाते हैं वो लोग। फिर आप देखिए लैंड होल्डिंग्स, उत्तर भारत में छोटी छोटी भूमियां हैं, लोगों के पास ज्यादा लैंड नहीं है गन्ना उगाने के लिए, जबकि साउथ इंडिया में फार्म का साइज बहुत बड़ा है। फिर शुगर मिल कॉन्सेंट्रेशन मतलब चीनी की मिलों का जो संकेंद्रण है वो आपके कंपटीशन बहुत ज्यादा है नॉर्थ इंडिया में क्योंकि ज्यादा चीनी मिले हैं। साउथ इंडिया में कंपटीशन इतना नहीं है, प्लस कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत है तो सबको फायदा होता है अच्छा खासा। मार्केट डायनेमिक्स मतलब नॉर्थ इंडिया में तो मार्केट की वजह से मार्केट में बेचनी है चीनी, मुनाफा बेनिफिट केवल यही सोचा जाता है। साउथ इंडिया में सबको फायदा दे रहे हैं, केवल चीनी मिल वाले को, व्यापारी को ही फायदा नहीं हो रहा, गन्ना उत्पादित करने वाले किसान को भी फायदा हो रहा है। कोऑपरेटिव मॉडल पे काम करते हैं, कोऑपरेटिव मॉडल मतलब सहकारी मॉडल जिसपे सबका बड़े स्तर पे फायदा होता है। पॉलिसी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो साउथ इंडिया में अच्छा खासा मिल रहा है, और जैसे पॉलिसीज इन्फ्लुएंस बाय नेशनल कंसिडरेशन, यहाँ पे पॉलिसी नेशनल लेवल पे उत्पादन वगैरह उस पे बेस्ड है, जबकि साउथ इंडिया में जो है वो रीजनल है, प्रादेशिक आधार पर वो तय होती है नीतियां वगैरह। इसलिए गन्ने का उत्पादन और चीनी मिलें सबसे ज्यादा साउथ इंडिया में अच्छी डेवलप होती है, और शुगर इंडस्ट्री भी इसीलिए साउथ इंडिया में ज्यादा अच्छी डेवलप हो रही है। इन सब के अलावा ये सेम चीजें, ये तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, आगे आपके जो मेंस का इस बार एग्जाम होगा उसमें करंट इश्यूज आएंगे, अपडेट होना है। करंट इश्यूज को कहाँ से पढ़ना, डाउन टू अर्थ वगैरह से, मेजर आर्टिकल्स, मेजर मुद्दे जो चल रहे हैं वो देख लें आप, और जो चीज हो रही है डे टू डे लाइफ में उस पर ध्यान रखें। बादल फटना क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी जगह 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर वर्षा हो जाए या उससे अधिक वर्षा हो जाए, उसको कहते हैं बादल फटना। बादल फटता नहीं है लिटरली, तो 100 मिलीमीटर रेनफॉल पर आवर, 10 सेंटीमीटर वर्षा 1 घंटे में हो जाए या 100 मिलीमीटर वर्षा हो जाए 1 घंटे में, उसी को कहते हैं बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट की समस्या रीसेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। बादल फटने की क्रिया पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों होती है? वाई ओनली हिली माउंटेन रीजन? राजस्थान में नहीं फटता बादल, कभी कभी तो फटे, हम भी वेट कर रहे हैं। कभी डेजर्ट में फट जाए, मजा ही आ जाए। टकराने से फटते? नहीं, टकराने से नहीं फटते। हाँ नहीं, पर नेचुरली हो जाए तो अच्छा रहे ना। ये देखो, ये माउंटेन है, माउंटेन्स की तरफ आती है विंड्स, पवने, और विंड्स जैसी आती है माउंटेन के स्लोप से टकराकर ऊपर उठती,
माउंटेन स्लोप्स के सहारे, पर्वतों के ढाल के सहारे पवने ऊपर उठती है। ऊपर उठती हुई पवने अपने साथ क्या लेकर आती है? जलवाष्प, वाटर वेपर। अब वाटर वेपर लेकर गई है तो ऊपर जाके क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। तो पहली जो विंड गई उसने यहाँ पे संघनन किया, बादल बनाया। अब और एक ही विंड थोड़ी है, और विंड्स जाएंगी, वो और क्या करेंगी? कंडेंसेशन करेंगे और बनाएंगे यहाँ पे बादल। फिर और विंड जाएंगी, कंटिन्यू विंड जाती रहेंगी, यहाँ सेम पॉइंट पे सेम जगह जाकर बार 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 कंडेंसेशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ जो बादल बनते हैं उनमें वाटर की मात्रा, जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती, और जल की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक लिमिट के बाद ये बादल जो है उस पानी को होल्ड नहीं कर पाता। इसलिए ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण एकदम से सारे बादल का पानी नीचे गिरता है, और एकदम से सारे बादल का पानी एक साथ नीचे गिरता है, उसी को हम कहते हैं बादल फटना। तो ये वाटर बादल फटने की क्रिया पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, क्योंकि ऊपर उठने वाली वायु पर्वत के ढाल के सहारे उठकर एक ही जगह बार बार संघनन करती है, सेम पॉइंट पे बार बार कंडेंसेशन करती है, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज बढ़ जाता है, क्लाउड में वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, और सडनली डाउनपोर ऑफ रेनफॉल होता है, और उसमें कम समय में भारी बारिश होती है। तो रिसेंट टॉपिक्स में है आपके एक तो क्लाउड बर्स्ट, बादल का फटना, और लैंडस्लाइड्स भी हुई है अभी, लैंडस्लाइड्स, एक ग्लेशियल। अच्छा, ये इनको इंग्लिश वाला इनको दिया कि नहीं दिया? आपको मिला कुछ नोट्स उस हिंदी वाले के अलावा? मिला? इसके अलावा नहीं मिला? अभी आपको देते। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हीट वेव भी। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, हिमानी झील के अतिरिक्त बहाव से बाढ़ आना, और एक हीट वेव और हीट डोम, ये आपके करंट अफेयर्स में, करंट में हीट डोम पहले भी आता रहा है, अभी इसमें नॉर्थ अमेरिका में इसमें हीट डोम का इसका इफेक्ट रहा है, और क्लाउड सीडिंग वगैरह। और अभी क्या हो रहा है? हाँ, ये सिटीज की फ्लडिंग, ये रिसेंट में हमें दिख रहा है, सिटीज की फ्लडिंग। और आप देखो तो शहरीकरण या फिर अर्बनाइजेशन की खराब प्लानिंग की वजह से क्या हो रहा है कि दिल्ली जैसे शहरों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो ये सिटी प्लानिंग की वजह से हो रहा है। तो बैड सिटी प्लानिंग इज लीडिंग टू मेनी अनफेवरेबल इवेंट्स, या फिर आप कह लो कुछ हादसे हो रहे हैं, उसके क्या समाधान हो सकता है, क्योंकि दिल्ली वाला इश्यू काफी उठा है। और ये चीजें आपके करंट में चल रही है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। आपके कुछ एक चीजें तो मैंने जितना हो सकता था वो निकाल ली, और बाकी आप डाउन टू अर्थ और उसकी वेबसाइट पे और देखना। मैंने आपको दिया है एक तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड वाला, वो आप देख सकते हो। वाटर क्राइसिस वाला मैंने आपको दिया है, ये लो आप वाटर क्राइसिस का, जल संकट का आपके पास हिंदी भी है, बट कहीं कहीं इंग्लिश में देख लेना। और हाँ, सेम। और ये वाला है, ये हिंदी में नहीं है, बट आप देखना। सेट दे दे? सेट तो पता नहीं, मेरे को मिले नहीं मिले है क्या? चलो वैसे दे देती हूँ। ये है वो हिमानी झील जो बढ़ती जा रही है, पीछे होगा मैं, क्या है ये? हिमानी झील वाला है, ग्लेशियर वाला है? आपके झील की फोटो नहीं बनी हुई क्या? इनके पास फोटो क्यों नहीं गई? आपके पास आई क्या फोटो वाला कोई? हाँ, आ गया ना? हाँ, ठीक है। चलिए, तो करंट आप अपडेट कर लेना, ठीक है, डाउन टू अर्थ और वेबसाइट्स को देखना। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट जीएस के पेपर में करंट वाला देंगे, प्रीवियस ईयर नहीं देंगे, देखते कितना पढ़ के आते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना पेपर।